हेलो एवरीवन, नमस्कार 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 सभी को। स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग सेशन में विच इज उड़ान डायमंड सेशन। कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एक बार फटाफट से सभी लोग मुझे बता दीजिए, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है भाई, तो एक बार अपनी शक्ल तो दिखा दो सभी लोग। जल्दी से एक बार सभी लोग अपनी स्क्रीन वीडियो ऑन कर लें, एटलीस्ट मैं देख पाऊं। सचिन जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। रौनक झा की स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अस्मित है, साकेत है, तनुप्रिया है, राघव है, ईशानी, अक्षत चौहान, प्रगति, यतिन, हर्षिल। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सभी लोग फटाफट से एक बार सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें ताकि मैं आप लोगों के खूबसूरत चेहरे एक बार देख सकूं। आगे चल के थोड़ा सफर लंबा रहेगा हमारा, तो याद हो जाए मुझे बाई फेस सबके नाम। नमस्कार जी, नमस्कार। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो? अरे 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 चलिए उसको भी निपटाते हैं अच्छे से। अरे थक तो नहीं गए? पहले ये बताओ, तुम लोग थक तो नहीं गए? काफी देर से तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं। आज तो मैंने सुना मतलब ऐसे महाप्रलय वाला क्लासेस था तुम्हारा। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यही एनर्जी चाहिए। देखो, आगे चल के हमारा सफर जो है जेई के लिए रहेगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा, उसके लिए यही एनर्जी चाहिए, याद रखना। तो थोड़ा मोमेंटम ऐसी बना के रखना है। बाकी जिन्होंने अभी तक अपनी वीडियो ऑन नहीं की है, फटाफट से एक बार ऑन कर लें। चलो जी, करें, स्टार्ट करें फिर सेशन को। ठीक है भाई, चलो जी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बेसिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। पहले समझेंगे, मैं भी आप लोगों को जान लूं, आप भी मुझे जान लो, थोड़ा समझ में आ जाए कि फ्लो क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। आप जो अभी तक पढ़ रहे थे, जो कन्वेंशनल स्टडी कर रहे थे, उससे क्या डिफरेंस रहने वाला है, वो सारी चर्चा एक बार जान लेंगे। क्लास का फ्लो जो है एक बार आपको क्लियर हो गया तो आगे चल के तो कहानी बहुत आसान होने वाली है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज पहले सेशन में आपको थोड़ा सा इस कहानी के बारे में बता दूं कि हमारी क्लास का फ्लो क्या रहने वाला है, मुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है मेरी तरफ से तो वो मुझे जरूर बताइएगा। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा उसको इंकॉर्पोरेट करने की। तो सभी लोगों को मैं बोल सकता हूं कि भाई बीच बीच में बताते रहना, अगर किसी भी चीज में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, मैं इसीलिए अवेलेबल हूं ताकि तुम्हारी सारी समस्याओं को सुन सकूं और एक सही सॉल्यूशन निकाल सकूं। ठीक है। नाम है मेरा अर्पित भारद्वाज, आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी एट फिजिक्स वाला, और स्वागत करता हूं आपका आज पहली क्लास में ऑफ केमिस्ट्री। मैं जानता हूं केमिस्ट्री की क्लास को लेकर काफी बच्चे अलग अलग तरीके की ओपिनियन रखते हैं। खासकर यही होता है, अरे सर मजा नहीं आता है, बड़ी ही पेचीदा साइंस है ये, कुछ भी चल रहा है, कहीं से कोई रिएक्शन उठ के आ रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा है सर। आगे चल के हम प्रिपरेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें आने वाली हैं, वो अभी समझ में नहीं आ रही हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। वैसे आप देख सकते हो कि आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, और आपने कहीं ना कहीं इसका नाम पहले सुना होगा, शायद क्लास 9th में इसकी थोड़ी बहुत चर्चा होती है। ठीक है। बट देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि कोई किसी लेवल पे हो, कोई किसी लेवल पे हो, कोई कहीं बिल्कुल अलग लेवल पे हो। हम सब सेम लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं पहले जानना चाहता हूं आप लोगों से कि केमिस्ट्री के बारे में आप लोग क्या राय रखते हो। ठीक है। एक एक करके मुझे बताइएगा कि केमिस्ट्री के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। ऑनेस्ट ओपिनियन बतानी है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, क्या कॉम्प्लिकेशन लगती है, क्या बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ भी आपके दिमाग में ऐसा है तो मुझे जरा एक एक करके बताइए, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, बोलो भाई। बहुत सही, बहुत सही। चलो ये भी सही है। क्या है रिएक्शन? डेली लाइफ में देख सकते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक सेकंड, एक सेकंड सर, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। हाँ, आवाज बढ़ा दीजिएगा। टीवी की, टीवी की, टीवी की।
सर टीवी की बढ़ा दीजिएगा, बच्चों की आवाज मुझे थोड़ी सी आ जाए सही से। हाँ जी, हाँ कुछ कुछ बता रहे थे केमिस्ट्री के बारे में, हैं? एक्सेप्शन पसंद नहीं है, जब एक्सेप्शन आ जाता है। अच्छा, ऐसा लगता है कि एक्सेप्शन है केमिस्ट्री के अंदर। ओके चलो जी। अच्छा मैं अगर तुमसे कुछ हाइपोथेटिकल लगता है। ठीक है, अगर मैं अच्छा तुमसे एक बात कहूं कि कोई भी एक्सेप्शनल चीज नहीं है, तो तुम क्या क्या समझोगे इस बात से? मैं सच कह रहा हूं या ये बातें काल्पनिक हैं, सर ने हमारा मन रखने के लिए कह दिया है? मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात कह रहा हूं। अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, पता है? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग, ये बहुत अच्छी बात कही है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है एक्चुअली में। ठीक है। हाँ भाई राघव चावला, बेटा कुछ कह दो एक बार। मतलब वैसे तो मुझे तो बहुत बोरिंग सा लगता है। चलो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। काफी अच्छे लगते हैं, डे टू डे लाइफ में क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे फंडामेंटल एक्टिविटीज क्या क्या जो सामने दिखता है वो याद। अच्छा ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। मतलब आप कुछ चीजें देख पा रहे हो, ऐसा कह रहे हो कि कुछ चीजें हम देख पाते हैं केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी डेली लाइफ में हो रही हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, ये भी सही है। ठीक है भाई। और बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है वो, बहुत कंफ्यूज हो जाता है। कॉन्फ्यूज हो जाता है। हाँ अंकुर कुछ कह रहा है, अंकुर। ये तो थ्योरी ठीक होती है, बट फिर केमिकल इक्वेशन आ जाती है। तो एक एग्जांपल देगा तो बोलता है कि H2 और H2O मिला के कुछ और बनता है। पानी बनेगा, पानी बनी तो पानी पानी कर दिया इसने तो मतलब। पानी मिला के कुछ और बना देगा। चलो ये भी सही है। हाँ भाई अक्षत चौहान। सर एक्सपेरिमेंट्स पसंद आता है केमिस्ट्री में। पसंद आते हैं एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है चलो जी, बहुत बढ़िया। तनुप्रिया। इसमें हम लोग को पता चलता है, हम लोग जो डेली लाइफ में करते हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहता है उसके पीछे का रीजन क्या, वो क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है बहुत सही। बहुत इंटरेस्टिंग जानते हैं जो लाइक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उसमें हम इंजॉयमेंट भी रहता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इसमें ज्यादा होता है, तो इसमें मजा आता है। ठीक है, मैं देखो कोशिश करूंगा कि आपको, आपने जितनी भी अभी ऑब्जर्वेशन बताई है मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी जानने के लिए कि कहां से स्टार्ट करना बेटर रहेगा। जहां तक मुझे समझ में आया है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंटल पार्ट केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा है, जो कि इंटरेस्टिंग दिखता है। अब देखो वो फैसिनेट करने वाली केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, डेफिनेटली वो आप डेली लाइफ में देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजें आपको इनकॉर्पोरेट करके बताता रहूं हर एक पार्ट से रिलेटेड, जिसको हम यूज करने वाले हैं आगे चल के। बट आप मान के चलिए कि जो फैसिनेट करने वाली चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ी सी कम रेलेवेंट हो जाती हैं। मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ब्लास्ट हो रहे हैं, केमिस्ट्री से सबसे पहले ये आता है धमाके हो रहे हैं, है कि नहीं, धुआं धुआं हो रहा है, बोल रहे हैं लाल पीला मिला रहे हैं नीला निकल रहा है कि नहीं। तो ये सब देखने में बहुत फैसिनेट करता है। बट क्योंकि इसके पीछे की साइंस जो है, जो केमिकल रिएक्शंस जिसकी हम बात करते हैं, वो थोड़ी सी पेचीदा हो जाती हैं और वहां पे समझ में नहीं आता है कि मामला चल क्या रहा है, मतलब कहां से कॉन्सेप्ट उठाया गया है, किस चीज को मैं क्या मान के चलूं। वो बेसिक जो है वो पार्ट कहीं ना कहीं क्लियर होना हमारा रह जाता है। और ऑनेस्टली बता रहा हूं, देखो 10th क्लास में आप लोग बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हो, जो आपको अब चल के आगे चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, मैं तो देखो मान के चल रहा हूं कि सारे के सारे लोग इन फ्यूचर जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करोगे और ताबड़तोड़ तरीके से करोगे। तो अगर आप पहले से ही इन सारी चीजों को समझते हुए चल रहे हो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको 11th में आके वो जो बहुत बड़ा गैप होता है ना, वो कभी भी लगता नहीं है। क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है या जो भी हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं 10th से 11th वाली, उसमें ना बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली में। 10th में साइंस की होती है एक बुक, है कि नहीं, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर आ गए, फिजिक्स के 4 चैप्टर आ गए, और हमने पूरे एकदम दिन रात करके रट्टे मार दिए, अरे धुआं धुआं कर दिया। और पेपर में लिखना है आपको थ्योरेटिकल और थोड़े बहुत एमसीक्यू आ जाएंगे, और हमने 100% तक स्कोर कर दिया और हमें लगता है चलो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 11th में कहानी बदल जाती है। 11th में लेट्स से मान लिया किसी बहुत ही बाहुबली ने बायोलॉजी ले ली, मैथ की जगह बायोलॉजी ले ली पहले तो सबसे पहले 11th में आके 2 केमिस्ट्री की बुक हैं, 2 फिजिक्स की बुक हैं और 2 बायोलॉजी की बुक हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा सदमा लगता है कि ये क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, साइंस की एक बुक थी अब 6 बुक में कन्वर्ट हो चुकी है। और सपोज करो कोई मैथ लेता है, मैथ की तो एक बुक थी 10th में, अब यहाँ पे आके 2 बुक आपकी 11th में हो जाएंगे और जहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएंगे।
तो जो लोग 10th से इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस माइंडसेट को बनाने में कि मुझे आगे प्रिपेयर करना है, उसमें थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, उनको फिर वो गैप जो है ना वो बहुत ज्यादा भयंकर लगता है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं 10th में एकदम बढ़िया स्कोर किया था और एकदम आदर्श स्टूडेंट की तरह कि चलो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और पेपर में आएंगे बढ़िया नंबर है, 100 में से 100 लाएंगे। 11th में जब आया ना केमिस्ट्री देख के तो मेरी हालत खराब हो गई कि भैया पास करा दे, ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा था कि बस पास करा दे कैसे भी, क्योंकि रिएक्शन याद होने का नाम ही नहीं है, इतनी सारी रिएक्शंस हैं। मैं अगर आपको बताऊं 11th क्लास और 12th क्लास में जो केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट आता है, उसमें टोटल रिएक्शंस जो आती हैं, जो एक जेई का स्टूडेंट पढ़ता है, वो 10,000 10,500 के आसपास रिएक्शंस हैं। ठीक है, अभी देख इसको सोच के घबराना मत, पहली बात तो ठीक है, मैं एक रियलिटी बता रहा हूं, बट मैं इतना आश्वासन दे रहा हूं कि जब तुम 11th में पहुंचोगे ना, तुम्हें अरे सर ये हलवा है, तो ये मुझे सारी रिएक्शन आती हैं। क्योंकि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको पहली बार में सदमा तो लगता है भाई बहुत सारी रिएक्शंस आई हैं, बट धीरे धीरे करके वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत आसान तरीके से शुरू हो जाते हैं। और फिर एक रिएक्शन के 5 अलग अलग पार्ट हैं, आप 5 तरीके से उसको लिखते रहो, लिखने का तरीका बदल जाएगा बट रिएक्शन का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो तो वही रहेगा। जैसे सपोज करो आपने अभी 10th क्लास में एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा है, अरे बताओ पढ़ा होगा। अब एसिड बेस सॉल्ट में एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन, पढ़ी होगी। क्या होता है उसमें? एसिड प्लस ठीक है, मतलब क्या होता है कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है और फाइनली आपके पास सॉल्ट बनता है और साथ में पानी बन जाता है। अब ये रिएक्शन का एक टाइप है, सपोज करो। अब ऐसे में एसिड कई सारे ले सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे एसिड हैं, ऐसे में बेसिस भी कई सारे ले सकता हूं। अब सपोज करो इनको कंबाइन करूं तो कितने मल्टीपल कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। तो ये रिएक्शन अगर मैं एसिड और बेस की कैटेगरी की लेता हूं, जब आप 11th क्लास में पढ़ते हो उनको, तो अलग अलग टाइप के एसिड अलग अलग टाइप के बेस मिलके आपके 1000 से ऊपर रिएक्शन बना देते हैं। पर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कितना था? केवल एक ही था, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। अगर आपको वो पकड़ में आ गया कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है और किस तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं, तो आपका मामला तो खत्म है। आपको 1000 रिएक्शन बार बार पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा अरे ये तो एसिड था और बेस था, चमका दो इसको तुरंत, है कि नहीं? हो गया इजी। बताओ आपने 9th या 10th क्लास में अभी तक कुछ ऐसी बात पढ़ी है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में होती है? कुछ ऐसा पढ़ा है? पढ़ा होगा, बिल्कुल। ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे दिख रहे हैं, हाँ हाँ सर कुछ कुछ तो याद आ रहा है, बिल्कुल ऐसे नाम सुने हैं। अब सोचो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो इनकी रिएक्शन का नाम पता है क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक सेकंड कैटेगरी आती है एसिड बेस के बाद, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो पता है किसकी आती है? रिडॉक्स रिएक्शन की। और ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट, इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक टाइप का ही बनेगा जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन का होता है। अब सोचो आपने 1000 कम से कम इसके अंदर इंक्लूड कर लिए, तो एक ही बार में 2000 रिएक्शंस को हमने चटका दिया, है कि नहीं? आसान बताओ। क्या आपको सारी रिएक्शन पढ़नी पड़ेंगी बार बार? नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा रिएक्शन का। तो ये ब्यूटी है केमिस्ट्री की। ठीक है, ये मैं आपको बस बताना चाहता हूं। दिखने में बहुत भारी भरकम लगती है क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, बट है बिल्कुल हलवा। ठीक है, मेरी आवाज ब्रेक होके आ रही है? आ रही है, सही आ रही है? ठीक है जी। अच्छा, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, क्योंकि आपकी अब 3 क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलेंगी, तो कृपा करके अपना नेट जो है वो थोड़ा सा बचा के रखना, ताकि लास्ट तक आते आते एग्जॉस्ट ना हो जाए। यूजुअली यही होता है कि बच्चे पूरा दिन अच्छा है, सबके पास है? ठीक है, फिर तो सॉर्टेड है, चलो जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर तो अनलिमिटेड वाला केस है, फिर तो हमारे पास पूरा डेटा ही डेटा है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज जरा मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं पहले कि हम क्या क्या चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और फिर मैं आपसे जानूंगा क्वेश्चंस के थ्रू कि आपको कितना याद है जो हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसको टेंशन मत लेना, मैं बहुत इजी इजी क्वेश्चंस लेकर आया हूं केवल जानने के लिए कि आपको बेसिक्स में कितना पार्ट क्लियर है। चलेगा? ठीक है, चलो जी, सब बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर करूंगा। सबसे पहली जो चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें आपको बैच की सारी डिटेल्स बताऊंगा, जो हमारा फ्लो चलेगा क्लास के अंदर वो बताऊंगा, क्या चीजें अलग हैं जो अभी तक आपने इनकॉर्पोरेट नहीं की हैं, जिस पे हमें अभी बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, वो सारा बताऊंगा। उसके बाद हम थोड़ा सा एक 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, है कि नहीं? 2 चैप्टर आया करते थे शुरुआत में 9th क्लास के केमिस्ट्री में, 2 चैप्टर आया करते थे, है कि नहीं? एक तो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आता था,
और दूसरा आता था इज मैटर अराउंड अस प्योर, शायद आपने याद होगा, यही चैप्टर का नेम था आई गेस, है कि नहीं। तो इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, इनको समझेंगे। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अभी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, विच इज यूनिट कन्वर्जन्स। क्योंकि ये आपके आज से लेके जब तक आप एग्जाम नहीं देते हो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, आपको हमेशा यूनिट कन्वर्जन्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और साथ में हम करेंगे काफी सारे क्वेश्चंस की चर्चा, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब यही है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप होते चले जाएंगे। वरना वही है, मगअप करने वाला केस है कि याद करते रहोगे। मैं ये परसेप्शन आपका चेंज कर दूंगा, आप देख लेना। विद इन 3-4 डेज आपकी केमिस्ट्री के बारे में जो व्यू है कि बहुत सारी रिएक्शन हमें याद करने होते हैं, बहुत सारे केमिकल नेम हमें याद करने होते हैं, इधर उधर की चीजें होती हैं, कितनी रिएक्शन को याद करें, ये परसेप्शन पूरा चेंज हो जाएगा। और मैं इतना जरूर बोल सकता हूं, इतना आश्वासन दे सकता हूं आपको, और 100% आश्वासन दे सकता हूं इस चीज के लिए कि जिन्होंने ये बोला था कि केमिस्ट्री एक्सेप्शनल होती है, ये पॉइंट ऑफ व्यू में आपका चेंज कर दूंगा। कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है, बस हमने एक नाम दे दिया, लोगों ने मतलब एक नाम दे दिया, अरे भैया ये लीक से हटके जा रहा है, भेड़ चाल में चल रही हैं चीजें बड़ी अच्छी हैं, पर अगर थोड़ा सा लीक से हटके चला गया ये तो एक्सेप्शनल है कि नहीं। अभी डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा, कोई बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है, एक्सेप्शनल स्टूडेंट था, हम तो कह रहे हैं गॉड गिफ्टेड था, है ऊपर से ही कुछ चमत्कार होकर आया था, एक्सेप्शनल उसमें भी आता है कि नहीं। जो सेम प्रॉपर्टीज चल रही हैं, जो सेम चीजें चल रही हैं, उस लीक से हटके अगर कोई चला जाए तो एक्सेप्शन मान लिया जाता है। अरे उसका भी तो कोई रीजन होगा ना, मेहनत की होगी उस बच्चे ने, या उस प्रॉपर्टी की जब हम बात कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी में कुछ डेरिवेटिव निकल के आया होगा, तभी तो वो एक्सेप्शन है। तो ऐसा सच कोई चीज नहीं है, वो रटाने वाली चीज होती है केवल कि बोल दिया जाए कि एक्सेप्शन है, याद कर लो। मैं कभी याद करने पे फोर्स नहीं देता हूं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को चीजें खुद याद नहीं रहती हैं। मैं थ्योरी के मामले में बिल्कुल ऐसा सोच के चलता हूं कि भैया मैं कोई हिंदी इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहा हूं कि यहां पे आके डिक्टेट करना शुरू कर दूंगा। चलिए आइए लिखते हैं मैटर के बारे में। द मैटर इज समथिंग विच कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस एंड हैज सम बेसिक प्रॉपर्टीज। ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको चीजें समझाऊंगा, जहां जहां पे रेलेवेंट होगा वो सारी चीजें मेंशन करता हुआ चलूंगा, लिखने को भी बोलूंगा। बट ये जो फुल प्रूफ थ्योरी जो होती है ना, डिक्टेशन बाय डिक्टेशन, वो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट मत करना। आपको मैं समझाऊंगा कि केमिस्ट्री का मतलब क्या है, ताकि आपसे वो क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो पाए। देखो हमारा मेन टारगेट क्या है, आप खुद सोच के देखो। आप जितनी भी तैयारी कर रहे हो उसका 2 या 3 पर्पज है। पहला पर्पज है कि आप अपने बोर्ड्स में एक अच्छा नंबर ला सको, मतलब एक बेसिक जो घर वाले सोचते हैं कि भैया हमारा लड़का हमारी लड़की जो है बढ़िया टॉप करने चाहिए, है कि नहीं। सबसे पहला तो यही कंसर्न आता है। तो पहली तो आपकी यही है कि हमें बोर्ड में अच्छे नंबर मिल जाएं। दूसरा, उससे ज्यादा जो एम्बिशियस चीज है और जो ज्यादा रेलेवेंट चीज है वो है किसी भी अच्छे ओलंपियाड में, किसी भी अच्छे एग्जाम में आपकी एक अच्छी रैंक सिक्योर हो जाए, ठीक है। पहले हम बात करते हैं ओलंपियाड की, क्योंकि वो तो आपके 10th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अगर मैं लॉन्ग टर्म गोल देखूं, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना होगा ताकि आपका एक अच्छा कॉलेज सिक्योर हो जाए। तो हमारा प्राइम फोकस जो है, हमारा प्राइम जो एम है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर कि हमें उस डायरेक्शन में चलना है, ना कि ये बोर्ड को लेकर। डेफिनेटली बोर्ड की भी हम बात करेंगे, मैं बीच बीच में आपको इनकॉर्पोरेट करके बताता रहूंगा। बट हाँ, अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखना कि मेरा प्राइम टारगेट है कि हर एक अच्छे से अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, अच्छी रैंक सिक्योर करनी है, ताकि आगे चल के मेरा कॉलेज वाला सफर जो है वो बहुत आसान हो जाए, ठीक है। अभी आप लोग ये है कि थोड़ा बहुत मेहनत अपने हिसाब से कर सकते हो। मुझे एक बार एक चीज ये बताओ कि आप लोगों के स्कूल की टाइमिंग क्या है और आप लोग अभी कैसे मैनेज कर रहे हो सारी चीजों को, ये बताओ मुझे जरा एक एक करके। हाँ, मयंक जी कुछ बोल रहे हैं। मयंक 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 6 to 2 o'clock to 3 o'clock, maybe 4 o'clock तक मेरा 7 to 2 o'clock, 7 to 2 भाई डराओ मत यार ऐसे, तुम तो मतलब मेरे को ही डरा दिया तुमने तो। मतलब कह रहे 6 से सर 6 से 3 बजे तक चलता है, ऐसा मत कहो भाई। है बेटा, 7 to 2 7 AM to 1 PM। ठीक है। एक आया है मेरे पास 7 AM to 1 PM, ठीक है। एक आया था मेरे पास 7 to 2 वाला, 8 to 3। 8 to 3, ओके 8 to 1:30, ओके। 8 to 4:30, 1:30, अच्छा 1:30, ठीक है। सर 12 to 5:30। 12 to 5:30, ठीक है 9:30 to 1। ठीक है। चलो जी, अब चलो मान लिया मैंने ऑन एवरेज टाइम जो है स्कूल का ऐसा मान लिया है कि 6 से 7 घंटे कम से कम आपका जा ही रहा है स्कूल के अंदर। और सभी लोग मेरे ख्याल से जा रहे होंगे, है ना, सभी लोग स्कूल गोअर है, मतलब ऐसा तो है नहीं कोई घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। हम नहीं जाते। अच्छा नहीं जाते हैं, नहीं जाते। ठीक है, ये भी अलग स्वैग है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम जनता में मान के चल सकता हूं कि वो लोग स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। चलो
तो आपका 6 से 7 घंटे, 7 घंटे मान लेता हूं मैं, कम से कम स्कूल में निकल गया है। अब आपको भी पता है कि 7 आवर्स जो आपके स्कूल के हैं वो ज़्यादा रेलेवेंट, मतलब बहुत हद तक रेलेवेंट नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनकी क्लास लेना आपको कंपलसरी होता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे करके आपको वो टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। मैं बताता रहूंगा, बाकी लोग भी आपको बताते रहेंगे, वो थोड़ा सा आपको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा ताकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चलें। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आगे चल के आपको थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि प्रेशर बहुत बढ़ गया है या क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल लाइट रहें, आप लोग हंसते खेलते पढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि अभी उम्र जो है वो बिल्कुल हंसते खेलते पढ़ने वाली है। मैं वो 11th-12th क्लास का आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता हूं बिल्कुल, बट ये है कि अगर आपने वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल अभी सीख ली ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसलिए मैं थोड़ा सा पूछ रहा था। अच्छा, अब अगर आपकी क्लास जो है मान के चलो 4 बजे से स्टार्ट होती है और 7:30 8 तक भी निपट जाती है, उसके बाद आपका क्या शेड्यूल रहता है, एक एक करके जरा मुझे बताना। मतलब लेट्स से मान लेते हैं कि 8:30 आपका फ्री हो जाता है, उसके बाद आप कैसे मैनेज करते हो बाकी सारी चीजों को? रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस हो गई, स्कूल का होमवर्क हो गया, वो कैसे करते हो? एक एक करके, एक एक करके। एक सेकंड, एक सेकंड, देखो जिसको भी बोलना हुआ करे एक बार हैंड रेस कर दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए। ऐसे बीच में सब बोलेंगे तो मेरे को भी आवाज आ नहीं पाएगी, ठीक है। चलो जी, पहले सचिन कुमार से स्टार्ट करते हैं। सचिन ने बोला है, हाँ बताओ बेटा। सर उतने रेगुलर बेसिस पे स्कूल तो जाते नहीं है, तो सर सेल्फ स्टडी का ज्यादा टाइम मिल जाता है, तो ठीक है, फिर सुबह में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो होमवर्क मिलता है वो बनाते हैं, और फिर बोर्ड्स के लिए फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो जैसा ओलंपियाड। बिल्कुल, बहुत सही, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। कनक का क्या रहता है? सर 3 PM तो स्कूल से घर आते हैं, हाँ। और फिर उसके बाद क्लासेस, और फिर जो होमवर्क होता है वो सेल्फ स्टडी का इतना टाइम नहीं मिलता था। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो जी, विनायक क्या कह रहे हैं? डेज पे स्कूल जाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया है बेटा, मतलब दिल खुश कर दिया तूने ऑल्टरनेट डे वाला बता के मुझे। ठीक है भाई। ईशानी? अल्टरनेट डेज पे नहीं, बहुत सही है, बहुत सही है, फिर तो टाइम मिल जाएगा। मैं 3:30 को स्कूल से आती और फिर क्लासेस होते और फिर 9 से 10:30 तक पढ़ती और फिर सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ते हो, और ये आपका डेली का शेड्यूल है ऐसे? ठीक है, ठीक है। अक्षत क्या करता है? स्कूल से 3 o'clock आके फिर कोचिंग क्लासेस रहती हैं, उसके बाद 9 to 10 वॉलीबॉल, उसके बाद सेल्फ स्टडी 12 बजे सोना। ये सही है, ये हीरा है, इसको खेलने का टाइम मिल रहा है, ये हीरा है, बहुत जरूरी है। देखो ये भी अच्छी बात है, ठीक है, थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी है। बट हाँ, आपका भी अक्षत, आपका भी यही है, स्कूल का रोज का ही है मतलब सिस्टम? नहीं सर, ऑल्टरनेट या तो हफ्ते में 2-3 बार ही जाता हूँ। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, अंकुर? स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर क्लासेस, और फिर रात को थोड़ा रिवीजन बुक पढ़ लेते हैं। और स्कूल वाले फिर लाइक जैसे स्कूल एब्सेंट करते हैं तो पेरेंट्स को बुला लेते हैं कि मुझे जाना दुख दर्द और पीड़ा एक साथ। नहीं है, स्कूल में टाइम पास करते हैं, समझ फिर भी जा सकते हैं। समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है। और विदित, विदित क्या कह रहे हैं? स्कूल में क्या होता है कि 1 घंटे का जो पीरियड आता है हाँ। हमारी एक्टिविटी में होता है, और एक्टिविटी में पार्ट लेते नहीं है तो होमवर्क नहीं निपटा देते हैं। नाइस। और लगभग 2:30 बजे घर पहुंचते हैं, हाँ। तो 3 बजे तक अगर कुछ बच जाता है तो वो करते हैं, वरना फिर क्लास के लिए तैयारी। ठीक है। और 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में लगभग थोड़ा सा रेस्ट क्लास के बाद, ठीक है, और उसके बाद नोट्स बनाता हूँ ठीक है, क्लास के दौरान जो छूट जाते हैं वो, और बाद में सेल्फ स्टडी, ठीक है, फिर सो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, पीयूष का मैसेज भी आया है। पीयूष कह रहे हैं, इन आवर स्कूल 75% अटेंडेंस इज कंपलसरी। ओके, ये समस्या है। हाँ, मुझे लगता है हर स्कूल में यही मतलब रहता है, हमारे टाइम पे भी यही रहता था उनका, मतलब टेट रहती थी कि हाँ 75% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो। अब जितना मुझे समझ में आया है उसको देखकर मैं कोशिश करूंगा, देखो मैं कोशिश करूंगा आपको एक सिंपल सी चीज बताने की, ताकि आपको समझ में आए कि हमें मैनेज कैसे करना है। जितना मुझे समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम बच्चे स्कूल जाते हैं। हाँ जी। सर उससे पहले आप अपनी स्क्रीन टिप कर दोगे, क्योंकि फिर जब भी कोई बोलते तो उसकी
स्क्रीन आ जाती है। अच्छा ओके, मैं पिन कर देता हूँ अपनी। वो आप खुद भी कर सकते हैं। मेरी हाँ, मेरे एक्चुअली यहाँ पे वो नहीं है ना, वो सामने स्टूडियो में है, तो मेरे पास यहाँ है नहीं करने के लिए। सर एक बार मेरी स्क्रीन को एक बार पिन कर दीजिए ताकि वो फिक्स रहे, वरना वो बीच में चेंज होता रहता है। हाँ जी ठीक है। देखो मैंने जो प्लान बनाया है, जितना मैं सोच के चल रहा हूं, क्योंकि हम थोड़ा सा लाइट स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी और हमारी रिदम जो है वो सेम रहे। ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत स्लो हो जाए, मैं दोनों चीजें नहीं चाहता हूं। तो इसलिए जितना मैं समझ पाया हूं, हम क्या कोशिश करेंगे, देखो आपको सबसे पहली चीज, जो भी क्लास चल रही है, ठीक है, जो भी आपकी क्लास चलेगी, इसके अंदर क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं मैक्सिमम, ये मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और साथ में आपकी थ्योरी भी रहेगी। ठीक है, ये तो केवल ऐसे ही मैं ब्लूप्रिंट आपको बता रहा हूं सिंपल तरीके से, ताकि आपका मैनेज हो जाए सारा सा काम। सेकेंड चीज जो है, हाँ जी बेटा। एक्चुअली मेरा स्कूल रहता है 12 बजे से 5:30, so I have to watch the first 2 classes I have recorded like this. So is it like okay with the ओके, ये तो बड़ा गंभीर समस्या है ये तो। yeah, I mean I'll watch it after after your class, maybe I'll watch the physics and बट विल यू बी एबल टू लाइक कोप अप विद द एंटायर पार्ट, लाइक आप 2 लेक्चर्स देख के यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, और कोई इशू आए, ठीक है, देन इट्स ओके, देन इट्स ओके। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो देन इट विल बी फाइन। चलो, सबसे पहली चीज जो है, जो मैं अपनी क्लास में इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं, कि थ्योरी और क्वेश्चंस जो हैं ये सारे के सारे मैं कराऊंगा। मैं यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डीपीपी की फॉर्मेट में केवल प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला पार्ट भी मैक्सिमम मैं करा पाऊं, बट आई विल ट्राई टू गिव यू लाइक 7 to 8 प्रॉब्लम्स। इतना तो आप लोग बहुत आराम से मैनेज कर सकते हो शुरुआत में, और ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके विद इन 1 मिनट, विद इन 2 मिनट आपके हो जाया करेंगे। देन इट विल हार्डली टेक 15 to 20 मिनट्स, इतना ही आपका लेगा, वो सारा का सारा काम हो जाएगा। इन बिटवीन अगर आपको टाइम मिल जाए, देखो इन बिटवीन अगर आपको क्लास के बीच में टाइम मिल जाए, तब आप इस क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज आप एक कोशिश किया करना कि जितना भी आपका वीकेंड रहेगा वो आपका पैक्ड रहेगा डेफिनेटली, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। अपने वीकेंड को कभी भी खराब मत होने देना, उसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग हर रोज स्कूल जा रहे हैं, जिनको ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए गोल्डन पीरियड है। अपने वीकेंड को आपको बहुत पैक रखना पड़ेगा ताकि आप सभी चीजों के साथ सेम स्पीड पर चल सको। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि एक हफ्ते में जितना भी कराया गया है आप उसको सारा अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओ, सब चीज कर पाओ, वो एक दिन में आपके लिए सफिशिएंट हो कि आपके पास लेट्स से सैटरडे या संडे जो भी है आपका फ्री रहता है, उसमें आप इसको कर सको। बट इतना भी ओवर पैक नहीं करेंगे ताकि आप कहीं जाना चाहो या कोई घर पे आ गया और आप मिल ही ना पाओ, ऐसी भी कोई चीज नहीं करेंगे। बट हाँ, धीरे धीरे करके ये टाइमिंग जो है वो हम लोग चेंज करते रहेंगे, किस तरीके से आपके क्वेश्चन के प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाना है, कैसे कम करना है, वो सारी चीजें मैनेज करते रहेंगे। बट अभी जो हार्डकोर बिल्कुल हर रोज स्कूल जा रहे हैं, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे या सैटरडे तक जो जा रहे हैं, उनको अभी ये याद रखना है कि देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा क्लास के अंदर ही। डीपीपीस के लिए थोड़े से क्वेश्चंस आपको दिया करूंगा। आप वीकेंड को मान के चलो यहां पैक हो गए, डेफिनेटली आपको यहां पे क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है, और साथ में जो मॉड्यूल मिलेगा उसको सॉल्व जरूर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये प्रैक्टिस आपके साथ स्टार्ट नहीं होगी तब तक आपको केमिस्ट्री से डर लगता रहेगा। केमिस्ट्री का हिसाब किताब ही ऐसा है, और जिस दिन आप इसके साथ फेमिलियर हो गए, फिर आपको हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की तरह ही दिखेगा। ठीक है, तो एक बेसिक सी चीज है जो आप अपने माइंड में बना के रखना। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या जो बातें हैं वो क्या करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात, हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे मैं आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट भाषा में बता देता हूं। आपका जो शेड्यूल है वो 6 दिन चलने वाला है, मतलब मंडे से लेके सैटरडे तक आपका शेड्यूल चलेगा, जिसमें शुरुआत के 4 दिन जो हैं उसके अंदर आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जिसमें अपना मेंस हो गया, एडवांस हो गया, एज वेल एज ओलंपियाड्स हो गए, ये सारी चीजें आपको उन 4 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेट करके पढ़ाई जाएंगी, जो कि आपके सिलेबस से रेलेवेंट है। बट बाकी के जो 2 दिन हैं उसमें आपके बोर्ड्स का भी पार्ट होगा, क्योंकि ये भी जरूरी है। ठीक है, तो जो आपका फ्राइडे और सैटरडे है उसमें जितनी भी क्लासेस होंगी वो बोर्ड फोकस्ड होंगी, बट रेस्ट ऑफ द डेज मंडे से लेके आपका थर्सडे तक का जो भी टाइम है वो हमारे साथ रहेगा बेसिकली, जिसमें ये सारी चर्चा आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे होने वाली है, और ये पार्ट बहुत जरूरी है।
ठीक है। दूसरी चीज जो है इसमें साथ के साथ आप याद करके चलना कि प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा पार्ट है। क्लास के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करवाता हूं, मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, ये मेरी आदत है। तो आप उसमें मान के चलो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, आपको डीपीपीज भी दी जाएंगी और साथ में आपके पास मॉड्यूल भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है, उसकी बिल्कुल टेंशन छोड़ देना। भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, बट सॉल्व करने का सारा जिम्मेदारी आपका है। सभी लोग करेंगे? पहले मुझे बताओ, सभी लोग करेंगे? बोलो भाई। हाँ जी सर बोर्ड लेवल की सर क्लासेस कौन लेगा सर, आप ही लेंगे कि सर दूसरी फैकल्टी? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मेरे ख्याल से वो शायद दूसरा सेट ऑफ फैकल्टी होगा आई गेस। अगर नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम ही ले लेंगे। ठीक है, मेरे को भी इसमें क्लैरिटी नहीं है, बट एक बार मैं पूछ के बताऊंगा आपको कल। ठीक है सर इसमें दूसरा सब्जेक्ट कवर होगा सर? हाँ, देखो बोर्ड के लिए तो बोर्ड की सारी चीजें जो चलती हैं वो सारी की सारी कवर होंगी। ठीक है हाँ जी बेटा, और बीच में किसी की आवाज आई थी? सर जेईई एडवांस क्या है बेटा जेईई एडवांस का? पीवाईक्यूज जो आपने लिखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, हाँ तो सर किसके पीवाईक्यूज? सारे के सारे आ गए। देखो इसके अंदर आपका मेंस भी आ गया है, इसके अंदर आपका एडवांस भी आ गया है, इसके अंदर आपके ओलंपियाड्स भी आ गए हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं आपकी जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुकी हैं उन सब की प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका होता है। ठीक है हाँ जी क्या बेटा? मॉड्यूल मेरे ख्याल से आज की क्लास के बाद शायद अपलोड हो जाएगा आई गेस। ठीक है, ये क्लास जैसी खत्म हो जाएगी ना उसके बाद शायद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो तो मुझे बता देना एक बार, मैं कोशिश करूंगा कि इसको अपलोड करा दूं एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है हाँ जी क्या बेटा? रीशफलिंग रीशफलिंग की अभी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो तुम्हारा बैच स्टार्ट हुआ है, तो रीशफलिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है अभी। ठीक है, जितने हो उतने बने रहो। ठीक है, रीशफल की टेंशन मत लो, तुम लोग प्राइम क्वालिटी पे हो बिल्कुल ही मान के चलो। ठीक है, तो अभी अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखना है, सारी चीजों को अच्छे से समझना है और हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है बस, ताकि रीशफलिंग में कोई और चीज आए ही ना। ठीक है, सर स्क्रीन पिन करा दो प्लीज एक बार। अभी भी नहीं हुई है? नो सर। देखो हो गई है, मुझे तो यहाँ दिख रहा है, मुझे पिन होती हुई दिख गई है। डबल टैप करने से हो जाता है। देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, मेरी स्क्रीन जो है वो पिन हो गई है। नहीं वो सर सबको खुद से ही करना पड़ता है। एक सेकेंड, सर वो सबको खुद से ही करना पड़ता है सर। पिन करना है सर, पिन करना है। हाँ सबको देखना चाहिए, पिन हो जाए वो। सर सारे स्टूडेंट को अलग अलग अपने आप से स्क्रीन पिन करनी होती है। अच्छा ऐसा है? यस सर। सर मेरे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। सर वहाँ एक 3 डॉट्स होगा उस पे क्लिक करने पर पिन का ऑप्शन आएगा। नहीं है। देखो मेरे को यहाँ पे जो दिख रहा है मेरी स्क्रीन बड़ी सी आ रही है और उसमें आ रहा है यहाँ पे साइड में मतलब रिमूव पिन का आ रहा है, मतलब आई एम ऑलरेडी पिन इन दिस एंटायर स्क्रीन, मेरा तो पिन हो गया है। यस सर। सर डेस्कटॉप पे सर वीडियो पे क्लिक करते हैं तब सर ऑप्शन आ जाता है। अच्छा 3 डॉट्स का हाँ हो जाता है। हाँ, उसमें मैंने वही कर रखा है, उसमें पिन कर रखा है मैंने खुद को। यस सर। देखो अब ठीक है, पिन हुआ है। हाँ स्विच टू गैलरी व्यू, गैलरी व्यू कर लिया था, उसके बाद डबल टैप करके मैंने कर लिया है, वो दिखा रहा है मुझे। अब हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, डन है ना? चलो जी ठीक है। अब देखो फ्लो ऑफ द क्लास बता देता हूं कि क्या क्या रहेगी, बिल्कुल चिंताजनक कोई स्थिति नहीं है, मैं पहले बता के चल रहा हूं। अब यहां पर आ गए हो, सारी चीजें सीख कर ही जाओगे। ठीक है, मतलब मैं काफी टाइम से केमिस्ट्री के साथ डील कर रहा हूं, मेरे को खुद पढ़ते हुए बहुत समय हो गया केमिस्ट्री। मैंने अपनी लाइफ के 8 से 9 साल पूरे डेडिकेट किए थे केमिस्ट्री को, इंक्लूडिंग माई बैचलर्स, माई मास्टर्स, माई रिसर्च।
सब कुछ करने के बाद फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई चिंता की बात नहीं है। आपके जितने परसेप्शन थे केमिस्ट्री के बारे में वो धीरे धीरे बदलने लग जाएंगे। समय लगता है डेफिनेटली। अभी आपने बहुत कुछ सुना होगा अपने सीनियर से या आपने अभी झेला होगा केमिस्ट्री के अंदर, वो धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा। बट आप याद रखना, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आपको थॉरोली फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर मैं क्लास फ्लो की बात करूं, देखो सबसे पहली चीज जो है क्लास के अंदर वो है आपके लाइव लेक्चर्स। देखो इसके लिए मुझे आपसे कुछ चीजें चाहिए कि सबसे पहले कोई भी स्थिति ऐसी आ जाए जहां पर बिल्कुल एकदम विपरीत चले गए हैं, कोई कंडीशन ऐसी आ गई जहां क्लास छोड़नी पड़ रही है, तब आप छोड़िएगा। अदरवाइज क्लास के अंदर अटेंडेंस मुझे चाहिए 100%। कोई भी गोली नहीं मारेगा ऐसे बीच में, ठीक है, कि अरे सर आज तो मौसम सुहाना हो गया है बड़ा, आज पढ़ने का मूड नहीं बन रहा है, आज तो चाय पकौड़े वाला मौसम है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अटेंडेंस आपको हमेशा 100% रखनी है। यहाँ पे 75% वाला रूल नहीं है, ये याद रख के चलना, ठीक है। स्कूल वाला रूल नहीं है ये। यहाँ मुझे आपकी अटेंडेंस हर रोज चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आपका फ्लो किसी भी तरीके से टूट पाए। तो अगर लाइव लेक्चर आपको मिल रहे हैं तो यहां पर आपकी 100% अटेंडेंस चाहिए मुझे, ठीक है। दूसरी चीज जो आपका रहेगा इसके अंदर, मैं बीच बीच में आपके हर स्लाइड के एंड में होमवर्क के क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल के रहेंगे डेफिनेटली, जो आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो। अदरवाइज मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि जो आपके पास नोट्स आते हैं फाइनली ऐप के अंदर, उसमें ही आपको लास्ट वाले सेक्शन में कुछ 5-6 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और जो पूरा पार्ट रिवाइज कराने के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो ये चीज आपकी इंक्लूड रहेगी। तीसरी चीज जो आती है वो है DIY। क्या है ये? डू इट योरसेल्फ, ठीक है। ये चीज मैं आपको जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर से इसको इंक्लूड कर दूं। ये कुछ समस्याएं ऐसी रहेंगी जिसमें आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको खुद ही अपना पूरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसको यूज करना पड़ेगा और खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप कर लिया करोगे उसके बाद इसकी चर्चा मैं किया करूंगा कि कितने क्वेश्चन किसके सही हैं, कहीं अगर दिक्कत आ रही है, कोई भी इशू क्रिएट हो गया है जो नहीं समझ में आ रहा है, उसको मैं क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चंस मैं जरूर इंक्लूड करूंगा, ये आप याद करके चलना। चौथी चीज जो है आपका, जितने भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, बढ़िया बढ़िया, ऐसा नहीं कह रहा हूं जो ऐसे इधर उधर के होते हैं, जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं हमेशा, उसके अंदर से भी मैं आपको क्वेश्चन देता रहूंगा। ये क्वेश्चन मैं कोशिश किया करूंगा कि होमवर्क में ऐड कर दूं, और जब मुझे लगेगा कि कोई ऐसी बुक या कोई भी क्वेश्चन की बुकलेट रिक्वायर्ड है, वो मैं खुद ही अपलोड करवा दूंगा। आपको खरीदने की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। फालतू का खर्चा भी ऐसे नहीं करेंगे। जहां जहां पे मुझे लगेगा वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, ताकि आपको समस्या ना हो और एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाएं। उसके लिए आपको ऐप का एक्सेस, आप सभी के पास है ना ऐप का एक्सेस? ऐसा तो नहीं है किसी के पास नहीं है, सभी के पास है ना? बस ठीक है। तो आपकी, हाँ, आपकी ऐप पे जब जब मैं बताता रहूंगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन अपलोड किए हैं या मैंने कोई बुकलेट अपलोड की है, वो आपको मिल जाया करेगी। आपको साथ में तुरंत के तुरंत वो स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये है अपनी क्लास का फ्लो, जिसमें 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आपकी तरफ से मुझे क्या क्या चाहिए? देखो, मुझे चाहिए RRR। ये आप मान के चलना, मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं बहुत सिंपल सी चीज बात कर रहा हूं। क्या है? रेगुलर रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम योर साइड। आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ चीजें चाहिए जिसका मुझे 100% एश्योरेंस अभी चाहिए, ठीक है। ये मान के चल लेना। इसमें मेरे को कोई डिले नहीं चाहिए, इसमें मुझे किसी की ना नहीं चाहिए। अगर सभी लोग सेम मन के साथ अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बढ़िया ऑल इंडिया लेवल पे बढ़िया रैंक सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात मैंने आपको बता ही दिया था कि आपकी रेगुलर अटेंडेंस होनी ही चाहिए। इसमें मुझे किसी की ना नहीं चाहिए। अगर बाई चांस कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई कंडीशन आ जाती है इन विच यू आर अनेबल टू टेक दी क्लास, आप रिकॉर्डेड सेशन, इतना मुझे एश्योरेंस दो कि उसी दिन रात को जाके, सुबह जाके, जब भी आपको टाइम मिले, आप रिकॉर्डेड सेक्शन देखकर ही अगली क्लास में बैठोगे, उससे पहले नहीं आओगे, ठीक है। पहले तो मुझे यह चाहिए कि आपको क्लास 100% लेनी है। अदरवाइज अगर नहीं ले पा रहे हो तो रिकॉर्डेड सेशन बेटा उसी दिन आपको देखना पड़ेगा। इतना मुझे एश्योरेंस चाहिए सबकी तरफ से। एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से, जल्दी जल्दी थम्स अप कर दो। ये चीज में मुझे कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए, ठीक है। डन है? ठीक है। सर एक डाउट था कि मतलब रिकॉर्डेड में 1.5 की स्पीड से देख लेते हैं। मैं तो कह रहा हूं 2 की स्पीड से देख, धुआंधार। अगर समझ पाए देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट वो चीज समझ में आनी चाहिए।
मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि 1 की स्पीड पे देखो या 0.75 की स्पीड देखो, जिसको जैसे समझ में आ रहा है ना देखो, मिस मत करो किसी चीज को, बट देख लो। अगर तुमको लगता है 1.5 या 2 की स्पीड पे तुम 2 बार देख सकते हो, 2 बार देख लो, उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, वो सबसे अच्छा क्लियर करता है। ठीक है, ऐसी एक स्टडी भी हुई है, पता है तुम्हें, मतलब जो बड़े बड़े कॉलेजेस में एक स्टडी हुई थी ये वाली, कि जो लोग एग्जाम से पहले 2x की स्पीड पे लेक्चर को 2 बार देखते हैं, उनका परफॉर्मेंस जो था, उनकी क्लैरिटी जो कॉन्सेप्ट की थी, वो एक्चुअली में बहुत अच्छी आई थी इन कंपैरिजन टू दोज जो 1x की स्पीड में लेक्चर को एक बार देखा करते थे। तो ये ऐसा प्रूवन भी है बिल्कुल, बट इस चीज को थोड़ा बाद में ट्राई करना, अदरवाइज कोशिश करना कि आप लेक्चर मिस ना करो। ठीक है, डन है। चलो, दूसरा जो है वो है रेगुलर रिवीजन बिफोर क्लास बेटा, क्योंकि यहां पर हमारी चीजें धीरे धीरे करके लेवल अप होंगी और थोड़ा सा पेचीदा होती जाएंगी, उनको समझने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए आपको रेगुलर रिवीजन की जरूरत जरूर पड़ेगी बेटा। मैं ज्यादा नहीं चाहता हूं आप लोगों से, किसी भी क्लास को रिवाइज करने में ना बेटा 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, बस इससे ज्यादा नहीं लगता है, ये बात याद रखना। अगर आप इतना टाइम क्लास से पहले देकर आओगे, आपको जो बीच में गैप भी मिलता है, आपने देखा होगा 15 मिनट्स का है आपके पास, आप कोशिश करो कि अगर किसी क्लास में चलो थोड़ा बहुत लंबा हो गया है, कुछ भी हो गया, आप कोशिश करो उस टाइम को यूटिलाइज करके तुरंत से फटाफट से लेक्चर को रिवाइज कर लो, की पॉइंट्स उठा लो, और अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आते ही पहले उसको पूछ डालो। ठीक है, आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है सर, आवाज लो आ रही है। अच्छा जी, सभी को ऐसी आ रही है लो, या सबको सही आ रही है, कुछ ही लोगों को आ रही है? अब सही हो गया, अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गई है? चलो जी, मैं एक बार स्टूडियो में बोल भी दूंगा अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज जो है बेटा वो है रेगुलर होमवर्क एंड डीपीपी कंप्लीशन। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है और हर सब्जेक्ट में ये रिक्वायर्ड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी, इवन आपको मैथ में, फिजिक्स में, सब चीजों में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसका आपको खास ख्याल रखना है कि ये आपको करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 क्वेश्चन हो जाएंगे करने के लिए तो 100 क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर हर सब्जेक्ट के हिसाब से देखोगे 10 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स मिला करेंगे तो 30 क्वेश्चन है आपके पास टोटल मिला के, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो और आपके टाइम फ्रेम में वो एडजस्ट भी हो जाएगा। ये रेगुलर बेसिस पे रखना है। चौथी चीज जो मुझे चाहिए, नोट्स मेकिंग तो भाई रोज होनी चाहिए। आप एक बढ़िया सी कॉपी खरीद के ले आओ, एकदम डेडिकेटेड केमिस्ट्री के लिए, डेडिकेटेड फिजिक्स के लिए और डेडिकेटेड मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, और थ्योरी का देखो सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं, आप जब भी नोट्स मेकिंग कर रहे हो बेटा, इसमें कोशिश करना कि थ्योरी जो है वो एक पार्ट में रखो और क्वेश्चंस जो हैं वो एक पार्ट में रखो। ठीक है, इसका मतलब यू नीड 2 सेपरेट नोटबुक्स, आपको 2 नोटबुक की जरूरत पड़ेगी और हमेशा अपनी क्लास से पहले उन दोनों नोटबुक को अपने पास रखना। थ्योरी जिसमें नोट कराई जा रही है उसमें थ्योरी नोट करते हुए चलना, जैसे क्वेश्चन आ गया तुरंत स्विच कर दो और उस चैप्टर का नाम डाल के आप क्वेश्चंस को करना शुरू कर दो। क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन भी आएंगे, आप बस क्वेश्चन नंबर लिख लिया करो कि आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ताकि जब आपके पास नोट्स आ जाएं तब आप वहां से मैच कर सको। या आपको लगता है अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, जैसे कुछ लोग होते हैं मतलब एकदम धुआंधार तरीके से लिखते हैं, अगर ऐसा है तो आप क्वेश्चन के केवल कुछ की पॉइंट्स को उतार के रख लेना, डेटा को उतार के रख लेना, ताकि उसका सॉल्यूशन नीचे लिख सको। मैं मानता हूं इतना ही काफी है। क्वेश्चन को लिखोगे तो ये तो फिर मतलब वही बोर्ड वाला हिसाब किताब है कि पहले क्वेश्चन को लिखेंगे फिर मजे से उसका आंसर लिखेंगे। इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम होता है छोटा, हमको बहुत जल्दी क्वेश्चन को अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ यूज करना होता है, तो उसके लिए आपको वो टाइम बचाना है। तो आप कोशिश ये करना कि नोटबुक जो है वो 2 सेपरेट रहे, ताकि थ्योरी को जब आप एग्जाम के डे जाओ या आपका कोई टेस्ट वगैरह हो तो आप थ्योरी को एक साइड से रिवाइज कर लो और कोई भी अच्छा क्वेश्चन है उसमें पहले स्टार लगा दिया करो कि ये बढ़िया क्वेश्चन था जिसको हमें अलग से याद रखना है। तो आपके पास दोनों चीजें सेपरेट रहेंगी तो आपको वो मैच्ड अप नहीं होगा, वरना आप एक चैप्टर को मानो कि कम से कम नहीं तो 50, 60, 70, 100 पेजेस भर जाएंगे क्वेश्चन और थ्योरी इंक्लूड करते करते, तो आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे कि मैं कहां से स्टार्ट करूं रिवाइज करना। ये मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कत आती है कि वो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, सर इसके इस चैप्टर के तो 100 पेजेस हो गए हैं, बीच में क्वेश्चन भी करे थे मैंने, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं थ्योरी कहां से रिवाइज करूं। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप 2 सेपरेट नोटबुक्स रखो, एक थ्योरी के लिए डेडिकेटेड रहे जिसको आप फाइनली रिवाइज कर सको अच्छे तरीके से, और एक क्वेश्चंस के लिए रहे जहां पे आप चाहो तो ये होमवर्क के क्वेश्चन भी उसी नोटबुक के अंदर डाल दो, डीपीपी के क्वेश्चन भी उसी के अंदर डाल दो, पीवाईक्यूज जो हो रहे हैं वो भी उसी के अंदर डाल दो, ताकि क्वेश्चन आपके सारे एक ही जगह पे रहेंगे। एक चीज इसके अंदर मैं इंक्लूड करना चाहता हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, जब भी आपका हर एक चैप्टर बेटा एंड होगा, एक चीज मैं आपसे चाहता हूं,
एक चीज मैं आपसे चाहता हूं कि आप यहां पे शॉर्ट नोट्स का क्रिएशन करो। यहां पे मैं आपसे एक बस छोटी सी चीज चाहता हूं कि आप जब भी आपका कोई एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स का क्रिएशन करना है खुद से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गूगल से मिल जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी रेफरेंस बुक से मिल जाएगा, किसी का भरोसा नहीं करना है। गूगल को तो बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है। गूगल पे जो डालोगे उसका आंसर तुम्हें मिलेगा और जो तुम चाहते हो वही आंसर मिलेगा। तो गूगल को तो बिल्कुल टाटा बाय बाय कह दो कि भाई कोई फायदा नहीं है। अपनी तरफ से जो जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो जो अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक से बताया जा रहा है, वो आपको शॉर्ट नोट्स अपने खुद बनाने हैं। इसका फायदा देखो ये होगा कि अब अगर फाइनली आपका कोई एग्जाम होता है, ओलंपियाड का हुआ या इवन आप 11-12 में चले गए, जेई मेंस का हुआ, एडवांस का हुआ, तो आपको अपनी जो थ्योरी की नोटबुक थी जो बहुत सारी बन जाएंगी, उन सबको रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। केवल आपके शॉर्ट नोट्स 1 या 2 पेजेस में जो बने हुए हैं हर एक चैप्टर के, तो वो आपके पास 15-20 पेजेस हुआ करेंगे, उसको आप एक बार में गो थ्रू कर लोगे, आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये वाली चीज जरूर इनकॉर्पोरेट करनी है। फर्स्ट टाइम अगर आपने आज तक नहीं बनाया है तो मैं आपको क्लास के अंदर ही बना के दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको क्रिएट करना है, ताकि आपके लिए वो काम आसान हो जाए अगर किसी ने बिल्कुल नहीं बनाया है कभी तो। ठीक है, डन है? चलो जी। और लास्ट बात जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, आस्किंग डाउट्स इज ऑलवेज इनकरेज्ड। मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये वन वे कम्युनिकेशन रहे। डेफिनेटली आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको वो असिस्टेंस चाहिए, बहुत सारे डाउट्स रहेंगे आपके, तो बीच में झिझकने की जरूरत नहीं है। आप क्लास में कोशिश ये करा करेंगे हम लोग कि जब भी नया लेक्चर स्टार्ट करें 15 मिनट्स जो स्टार्टिंग के होते हैं, 10-15 मिनट्स, उसमें हम डाउट्स थोड़े से डिस्कस कर लिया करेंगे प्रीवियस क्लास के, और विद इन क्लास जो भी कराया गया है वो लास्ट के 5-10 मिनट में हम लोग उन डाउट्स का डिस्कशन कर लिया करेंगे। और आप किसी भी मोमेंट पे और बीच में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाए कि मैं बोलता रहूं और तुम लोग सुनते रहो। ठीक है, उसके लिए वो जो लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें चैट चलती रहती है, वो वाला हिसाब किताब है, हमारा वो नहीं है। मैं चाहता हूं 1-to-1 कम्युनिकेशन रहे, ताकि मुझे भी समझ में आए आपको क्या समस्या आ रही है और आपको भी समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चलेगा? डन है? अरे बोलो। ठीक है, तो बस कुल मिला के यही चीजें जो थी वो मुझे आपकी तरफ से चाहिए, और इसका 100% एश्योरेंस चाहिए कि आपको करना ही पड़ेगा बेटा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो तो एक सबसे जरूरी चीज जो है वो है डिसिप्लिन। ठीक है, क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वो डिसिप्लिन थ्रू आउट आगे चल के आने वाले 2-3 साल के लिए आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आप सही तरीके से उभर के आओगे, एक बढ़िया ऑल इंडिया रैंक लाओगे, और तब आपको लगेगा कि भाई साहब कुछ तो चमका है बढ़िया। ठीक है, ये मान के चलना। अभी कहते हैं वैसे कि 10th कर लो पास, फिर 11th में तो मजे ही मजे हैं, फिर पेरेंट्स कहते हैं 12th कर लो पास, फिर उसके बाद तो मजे ही मजे हैं, फिर कहते हैं ग्रेजुएशन भी कर ही लो, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, ये थ्योरी जो है अब धीरे धीरे काम करना बंद कर गई है। ऐसा मजे कभी नहीं आते हैं, बट हाँ पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो होता है ना वो जरूर आता है आपको। आप अगर किसी चीज की जी तोड़ मेहनत करोगे ना बेटा, याद रख लेना, आपको बड़ा अंदर से बहुत एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा अचीव किया है। मेरे साथ आज तक होता है कि अभी भी मैं अगर किसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ, बढ़िया सा कोई क्वेश्चन है या कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम मुझे दिख गई है, जब मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ एक अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि भाई आज तो कुछ ताबड़तोड़ तरीके का काम किया है। मैं बस वही डेवलप करना चाहता हूं आप लोगों के अंदर कि आपको लगे कि हाँ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारे अंदर है, हम वो करते हुए चल रहे हैं। उसी के लिए डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई गॉड गिफ्टेड चीज होती है, मेहनत जो होती है और डिसिप्लिन के साथ आप अगर करते रहोगे। क्या बेटा? फिर से वॉइस स्लो हो गई? अच्छा जी, ठीक है, मेरी भी सर वॉइस स्लो हो रही है कह रहे हैं। अब सर सही आ रही है वही। अब आ रही है सही? हेलो 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 हेलो। अरे नमस्कार देवियों और सज्जनों। ठीक ठीक है, ठीक है, चलो जी, ठीक है। अब कुल मिला के जितनी भी बातें मुझे करनी थी बेटा वो हो चुकी हैं। अब जरा हम काम की बात करते हैं। ठीक है, अब जरा हम काम की बात करते हैं। देखो, हाँ जी, सर चैप्टर का फ्लो एक बार बोल देंगे? हाँ, बिल्कुल वही बताने वाला हूं मैं, एक्चुअली में बिल्कुल वही बताने वाला हूं। मैं आपको पूरे सिलेबस का ही फ्लो बता देता हूं, एक ही बार में क्लियर हो जाए मामला कि क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी। अगर आप देखोगे हम सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की बेटा। अब डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जाऊंगा, केमिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, कौन सी साइंस है, व्हिच डील्स विद दी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड ऑल दी केमिकल्स ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब आपको पता है। देखो केमिस्ट्री में बेसिकली जो हमारे पास पार्ट आते हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड पार्ट जिसके अंदर आता है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
और थर्ड पार्ट जो आता है उसको बेटा हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर से वॉइस लो आ रही है। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टावाली केमिस्ट्री। नहीं 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 नहीं, यही तो, ये दया यही तो गड़बड़ है, कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। ये गड़बड़ है जो कह दिया ना तूने, इनऑर्गेनिक तो रट्टे वाली है। ये परसेप्शन में ऐसा चेंज करूंगा तुमको समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट तो यहीं लगते हैं, कोई थ्योरी नहीं है, कोई रटाफिकेशन नहीं है, सबसे ज्यादा थ्योरी यहीं लगती है बेटा। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट यहीं काम करते हैं और सबसे ज्यादा रिलायबल भी यही है, धोखा नहीं देती है ये, क्योंकि जो चीज है वो है। ठीक है, अब देखो ये 3 पार्ट हैं जिसके अंदर हम केमिस्ट्री की चर्चा करने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा पार्ट आपका ना जो 9th और 10th में आपने पढ़ा हुआ है उससे मैं उठाता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। देखो पहली बात जो आती है हमारी किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है थ्योरेटिकल पोर्शन डेफिनेटली, एंड इसके अंदर आपकी क्या आती है बेटा, स्टडी ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स है ना उनकी स्टडी जो आती है वो आती है प्योरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा, उन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ में उन सब के कंपाउंड्स जितने भी बनते हैं, इन सब के बारे में जो भी चर्चा आती है वो आती है किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब सोच के चलो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट नोन हैं, बताओ भाई। 118, 118 एलिमेंट नोन है, 118 एलिमेंट है कि नहीं। 118 एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, 118 एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, और उनके कंपाउंड जो बनते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। तो ये सारी की सारी चीज थोड़ी सी थ्योरेटिकल होती है डेफिनेटली, बट हाँ वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पार्ट है। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरा पार्ट जो आप पढ़ते हो, जो आपने अभी 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद सम अदर एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, आपके जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं और कुछ कुछ अलग अलग एलिमेंट आते रहेंगे, उनके साथ जितने भी कंपाउंड बनते हैं उन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। एक्चुअल में अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कार्बन जो है उसका अलग ही रोल है पूरी पीरियोडिक टेबल में। कार्बन की जो मतलब रेपुटेशन है वो अलग लेवल पे है। ठीक है, कार्बन के अंदर भाईचारा बहुत है। भाईचारा मतलब क्या है, कार्बन दुनिया भर के लोगों के साथ मिलजुल के रहता है, किसी के साथ भी देखो कंपाउंड बना लेगा। आज के टाइम पे जो नोन कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो 10 लाख से ऊपर हैं नोन कंपाउंड जो डिस्कवर हो चुके हैं या सिंथेसाइज हो चुके हैं। मतलब इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिसर्च करते हैं, पीएचडी वगैरह जो करते हैं, उनका काम ही यही है नए नए कंपाउंड्स बनाना। तो ऐसे आपको कंपाउंड मिल जाएंगे जो आज के टाइम पे नोन है। तो इसलिए इस साइंस को एक अलग ही नाम देना पड़ा, एक अलग कैटेगरी देनी पड़ी जो कि आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं तो कार्बन हाइड्रोजन के उतने ज्यादा कंपाउंड नहीं आएंगे जितने इसके अंदर आने वाले हैं। तो अब बचा क्या मेरे पास, अब इन दोनों में से बचा क्या मेरे पास करने के लिए, तीसरी जो चीज आती है उसका नाम हमने दिया है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में देखकर आपको यही लगेगा कि जो भी चीज यहां पर हम पढ़ रहे हैं उनका फिजिकल मेजरमेंट जो है, यहां पर जितना भी फिजिकल मेजरमेंट है ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज और क्वांटिटीज, जितनी भी हमारी फिजिकल मेजरमेंट्स होती हैं अलग अलग क्वांटिटीज की, अलग अलग प्रॉपर्टीज की, वो सारा का सारा पार्ट किसके अंदर आता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अकेली पार्ट ऐसी है जिसके अंदर भर भर के न्यूमेरिकल है, अकेला पार्ट ऐसा है जिसके अंदर भर भर के न्यूमेरिकल है। सपोज करो आपने कंपाउंड बनाया NaCl, बाहर से खरीद के लाए, देश का नमक, टाटा नमक है कि नहीं। अब वो नमक जो है आपका, आप देखोगे उसको कि उसका रंग रूप कैसा है, फिर आप सबसे पहले सोचोगे इसका वेट कितना होगा।
है कि नहीं, वेट का मेजरमेंट करोगे। फिर दूसरी चीज आप देखोगे यार ये सॉलिड सा दिख रहा है, इसको मेल्ट करके देखें इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। फिर आप उसकी डेंसिटी पे भी जाओगे, है कि नहीं। फिर वहां से शुरू होगी कहानी कि अंदर आप चलते हैं, अंदर इसके एटम जो है उनका साइज कितना होने वाला है, उनकी रेडियस कितनी होने वाली है, यहां पर जो फोर्सेज लग रहे हैं उनके बीच में एनर्जी कितनी है, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की हो। तो कुल मिला के जितना भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है बेटा वो किसके अंदर आता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये 3 पार्ट हैं आपके केमिस्ट्री के जो एक साथ चलते हैं, और यही आपने 9th क्लास में भी पढ़े थे। ऑल्दो बाइफर्केशन नहीं पढ़ा था बट आपने पढ़ा है डेफिनेटली, और यही पार्ट आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो। आगे चल के यही पार्ट आपका 11th और 12th के अंदर भी आने वाला है। मतलब ये 3 पोर्शन है आपके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट है फिजिकल, दूसरा है इनऑर्गेनिक, और तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं क्योंकि अलग अलग क्वांटिटीज को आपको क्वांटिफाई करना पड़ता है। मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल ही दिए हैं आपको, अदरवाइज थर्मोडायनेमिक्स आती है जिसमें एनर्जीज की बहुत सारी कैलकुलेशन रहती है, इक्विलिब्रियम आता है जिसके अंदर अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट इटसेल्फ जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था उसमें आप बार बार अमाउंट को ही ले रहे थे अलग अलग तरीके से, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो चाहे वेट हो, अलग अलग तरीके के मासेस आपने लिए थे, वॉल्यूम लिए थे, तो उन सब की कैलकुलेशन ही तो कर रहे थे। वो किसका पार्ट था, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था। इनऑर्गेनिक के अंदर आप प्योरली एलिमेंट्स को और उनके कंपाउंड्स को उठाते हो और उनकी स्टडी करते हो। ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन हमेशा साथ चलेंगे और उसके अलावा छोटी छोटी चीजें आती रहेंगी, इनकी भी अलग अलग तरीके की प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके कंपाउंड जो बनते हैं वो सारी स्टडी आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्या ये तीनों पार्ट आपको समझ में आए केमिस्ट्री के अंदर? जल्दी बताओ मुझे। यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो मुझे बताओ, कोई भी समस्या परेशानी किसी को हो तो? नो सर। ठीक है चलो जी। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग बैलेंसिंग पढ़ते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आएगी बेटा। जो अभी आप पढ़ रहे हो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, पहला चैप्टर होगा ना 10th क्लास का, वहां पे अलग अलग तरीके की बैलेंसिंग आती है, रिडॉक्स की भी बैलेंसिंग आती है, वो सारा फिजिकल का पार्ट है। ठीक है, वो फिजिकल का पार्ट है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही आता है वो वैसे। ठीक है चलो जी, अब जरा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं आपने जो अभी तक पढ़ रखा है। जैसे जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहला पोर्शन वो हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट से। चैप्टर का जो नाम है ना वो है मोल कॉन्सेप्ट बेटा, और मोल कॉन्सेप्ट आपने देखा हुआ है 9th क्लास में, याद करो। इसमें आपका सबसे पहला पार्ट आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, दूसरा पार्ट आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ऐसा ही कुछ था ना चैप्टर का नाम विद अ क्वेश्चन मार्क, ऐसा ही था ना। ये पढ़ चुके हो 9th क्लास में, ये पढ़ चुके हो 9th में। और एक छोटा सा पार्ट आया होगा कैलकुलेशन ऑफ मोल, सही बोल रहा हूं मैं? यस सर, पढ़ा था सर। अरे दिल तोड़ दिया तुमने ऐसे कह के, सिलेबस में डिलीट हो गया था हैं। चलो मैं मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं डिलीट हो गया था, नाम तो सुना होगा है, नाम तो सुना होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है आपका पहला, जिसके अंदर हम ये सारी बातें करने वाले हैं जो आपके 9th क्लास से रेलेवेंस थोड़ा बहुत रखती हैं, आपके 9th क्लास से रेलेवेंस रखती हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो हम समझेंगे, अब थोड़ा सा गहराई में भी तो जाएंगे, आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें थोड़ा गहराई में तो जाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट अकेला केवल इनके बारे में नहीं है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन है केवल, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, जो 9th क्लास में कराया जाता है, इसको हम बोलते हैं बेटा इंट्रोडक्शन, ये 9th क्लास में कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो मेन चीज स्टार्ट होगी यहां पर, जो इस मोल कॉन्सेप्ट की ब्यूटी है वो है आपका मोल एनालिसिस। मतलब क्या है, आप रिएक्शन का एनालिसिस करोगे इसके अंदर। ठीक है, अब यहां से आप ये समझना शुरू करोगे कि रिएक्शन को एनालाइज कैसे किया जाता है, किसी भी अमाउंट को किसी दूसरे अमाउंट के साथ कैसे रिलेट करूं, रिएक्टेंट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कितना अमाउंट मुझे रिक्वायर्ड है किसी भी चीज में रिएक्ट कराने के लिए, वो जो अमाउंट की कैलकुलेशन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका मोल एनालिसिस। इसको हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, ये इसकी ब्यूटी है। ये अगर समझ में आ गया तो आपका सारा काम हो जाएगा। सेम जैसे आपने मुझे बताया था बैलेंसिंग के बारे में, बताया था बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, अरे बोलो। ये आपका आया होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसी चैप्टर का नाम था मेरे ख्याल से, ये 10th के अंदर आया था, है कि नहीं? ये 10th के अंदर आया था।
ये भी मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है, पता है, ये भी मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है। यहां पर आप जो बैलेंसिंग समझोगे वो आप समझोगे रेडॉक्स एंड नॉन रेडॉक्स रिएक्शन की। ये आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा कि रेडॉक्स का और नॉन रेडॉक्स का बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मतलब कैसे समझ में आएगा, ये सारी चर्चा करेंगे हम इसके अंदर। बहुत बढ़िया पार्ट है, बहुत ज्यादा बढ़िया पार्ट है। क्या बेटा रेडॉक्स में? अरे वो तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है, वो तो पुराने जमाने का हो गया। हाइड्रोजन जा रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, अरे सब बेकार की बात है, सब मुंह माया है। कुल मिला के सारा काम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, उसको हम समझेंगे, ठीक है, उसको हम समझेंगे। बैलेंस करना तो थोड़ा बहुत समझा, ऑक्सीडेशन नंबर के। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अब तूने बात करी दी है तो मैं लिख देता हूं इसके अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मतलब धुआं धुआं ही कर दिया है बता के, बहुत बढ़िया। तो मतलब तुमको थोड़ा बहुत आइडिया है, उसको एक्सटेंसिव वे में समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में कैसे काम करता है और मॉलिक्यूल को देख के कैसे समझा जाए। आपने अभी तक पढ़ा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, बट मॉलिक्यूल को देख के कैसे समझा जाए कि इसमें से क्या लॉस होने वाला है, क्या गेन होने वाला है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आपके कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइक्योमेट्री। ये ब्यूटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइक्योमेट्री सबसे मेन पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, जो आपको हर राज खोल देगा, हर तरीके का राज जो है ये खोल देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्शन हुई है तो क्यों हुई है, कितना अमाउंट मुझे किसी भी रिएक्टेंट का चाहिए, कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, अगर दोनों रिएक्टेंट दे रखे हैं, उनका अमाउंट दे रखा है, तो कौन रिएक्शन को करवाएगा, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले जो हमारा काम है, फर्स्ट जो बिल्कुल अभी हम स्टार्ट करेंगे सेशन को, वो हम स्टार्ट करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र। ये आपका पूरा पार्ट जो है, आपका ये जो पूरा पार्ट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है आपका, जिससे हम अभी शुरुआत करने वाले हैं। और ये फिजिकल केमिस्ट्री आपको बहुत हद तक एक आइडिया दे देगी कि आप किसी भी रिएक्शन को समझोगे कैसे। जो आपके दिमाग में रहता है ना कि कौन सी रिएक्शन कैसे चल रही है, हमको तो पता ही नहीं चलता है, मॉलिक्यूल के देख के समझ में नहीं आ रहा है, इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो वो चीज फिट नहीं हो रही है, डर लग जाता है केमिकल रिएक्शन को देख के पूरी कैसे होगी, ये सारी चीजें आपकी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, कौन सी रिएक्शन कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। और आप देखो इसमें मैक्सिमम चीजें आपकी 9th और 10th जो आप पढ़ चुके हो उसी से आई हैं उठ के। ठीक है, डन है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट बेटा बेसिकली बताता है आपको, देखो नाम से पता चल रहा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिट जो कर देता है किसी चीज को, रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो एग्जैक्टली खत्म हो जाता है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि आपके पास क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें 2-3 अलग अलग टाइप के रिएजेंट दे रखे हैं। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है या किसकी वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे रखी होगी। अब वो कई बार आपको क्वेश्चन में क्या करता है घुमाने के लिए, कि हमने सपोज करो CO2 को मिलाया हमने NaOH के साथ, और CO2 जो थी हमने 4 लीटर ली थी, जबकि हमने NaOH जो लिया था वो 5 ग्राम लिया था। अब आप बताओ इसके बाद प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और कितना अमाउंट बनना चाहिए। एक बेसिक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं। अब यहां पे दोनों जो आपके पास रिएक्टेंट थे वो गिवन थे, आपको ये नहीं बताया था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको ये भी नहीं पता है कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा। तो इसके लिए पहले आपको रिएक्शन को समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको अमाउंट की कैलकुलेशन आनी चाहिए, इसके लिए आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होती है वो समझ में आनी चाहिए, और लिमिटिंग रिएजेंट काम कैसे करता है वो सारा पता होना चाहिए। ये क्लासिकल क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बहुत ईजी टाइप का है, बट हाँ इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि रिएक्शन किस तरीके से बढ़ती है। जो आपका पहला हर्डल है जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि मैं रिएक्शन को समझूंगा कैसे, वो आपका बहुत हद तक क्लियर होने वाला है। ठीक है, डन है? यस सर। चलो जी, यस सर। अब मैं बस आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहता हूं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हम कहां से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सभी लोग मुझे बता पाएंगे, आंसर कर पाएंगे? रेडी हैं? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई, चलो जी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं पहले, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। चलो जी, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ये आप पढ़ चुके हो पहले से ही। क्वेश्चन बोल रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय, फर्स्ट पार्ट है चेंज ऑफ प्रेशर, सेकेंड पार्ट है चेंज ऑफ वॉल्यूम, थर्ड है चेंज ऑफ टेम्परेचर,
एंड लास्ट पार्ट है चेंज ऑफ कंपोजिशन। हैंड रेस कर देना ताकि मुझे समझ में आ जाए, बीच बीच में बोलना मत, ऐसे बहुत कोहेरेंस हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूं। ठीक है, एक एक करके हैंड रेस कर देना जिसको आ जाए। चलो जी, काफी सारे बच्चों के हैंड रेज हो चुके हैं, इसका मतलब सबको क्लियर हो गया है, आता तो है। ठीक है भाई, चलो जी, अभिजीत गुप्ता, अभिजीत गुप्ता, हाँ बेटा। Yes, sir. Sir, A and C, change of pressure and change of temperature. ठीक है भाई, ए एंड सी बोल रहे हैं ये। चेंज ऑफ वॉल्यूम से क्यों नहीं होगा बेटा? सर, अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर नहीं चेंज होगी ना। अच्छा, वॉल्यूम ही चेंज होगी। ठीक है, और चेंज ऑफ कंपोजिशन अगर कर देंगे तो? सर, कंपोजिशन अगर चेंज कर देंगे तो मतलब जो टोटली मैटर बट चल जाएगा, जो केमिकल चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये तो मामला ही चेंज हो जाएगा, कर कुछ और रहे थे बन कुछ और गया, है कि नहीं? तो इससे हमने स्टेट चेंज नहीं की है। ठीक है भाई, सभी लोग एग्री करते हैं कि ए और सी आना चाहिए? सभी लोग एग्री करते हैं? एक बात हम सब कर दो फटाफट से। इजी क्वेश्चन है ना, चलेगा ना ये तो? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना। सर, हाँ जी सर वॉल्यूम क्यों नहीं हुआ? ठीक है बेटा। चलो अब देखो, स्टेट चेंज का मतलब आप क्या समझते हो? जनरली हम मान के चलते हैं कि जब भी हम बात कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, हम जनरली कंसीडर करते हैं सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस, ये तीन चीजें हम लेके चलते हैं। अब आप देखो, आप किसी भी सॉलिड को अगर बेटा कन्वर्ट करना चाहते हो लिक्विड के अंदर, फर्क क्या क्या आएगा सोचो। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या है, बहुत पास पास है। तुम चाहते हो तो मैं पढ़ा देता हूं, देखो स्टेट्स ऑफ मैटर को मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, अगर तुमको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बताओ, कर दूं मैं? चलो ठीक है, फिर मैं क्विकली इसको समराइज कर देता हूं। देखो, इनमें अगर आप देखोगे, आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाके देखना, सॉलिड और लिक्विड में एक छोटा सा डिफरेंस है कि सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं पास पास और लिक्विड में होते हैं थोड़े से दूर दूर, ये मानते हो सभी लोग? अब जब पास पास होंगे पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या है कि यहां पर सॉलिड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, वो थोड़ा सा स्ट्रांग है। और लिक्विड में क्या होता है बेटा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्लाइटली, एग्जैक्टली, स्लाइटली वीक है, स्लाइटली वीक है। ठीक है, अब सोचो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे तोड़ सकते हो। मुद्दा केवल इतना सा है, अगर आपने ये समझ लिया आपका काम हो जाएगा। आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम और ज्यादा कैसे कर सकते हो, आपको बस इतना ही करना है। आपको या तो पहले टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, पार्टिकल्स में दूर दूर भागने की ट्राई करेंगे, इसका मतलब आपने उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना शुरू कर दिया। और दूसरा, अगर आप प्रेशर को कम या ज्यादा करोगे, आप ज्यादा कर दोगे प्रेशर को, तो पार्टिकल्स एकदम पास पास आ जाएंगे। अब पास पास आएंगे तब एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे, फिर उनको पता चलेगा ओहो ये तो मेरा भाई आ गया है, फिर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगे। प्रेशर आपने बहुत कम कर दिया, पार्टिकल बहुत दूर दूर चले जाएंगे, तू कौन मैं कौन हम नहीं जानते, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि केवल मैं दो ही चीजें यूज कर सकता हूं, एक तो प्रेशर और एक टेम्परेचर, जो कि डायरेक्टली इंफ्लुएंस करते हैं किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। और सारी कहानी तो इनकी है। आप स्टेट चेंज ऐसी तो करोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दो या ज्यादा कर दो। अगर आप यहां से लिक्विड से सपोज करो गैस के अंदर भी कन्वर्ट करना चाहते, तो यहां पे तो आप जानते हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो सबसे वीक होता है, बिल्कुल ही दूर दूर रहते हैं ये तो। इसका मतलब क्या है, आपको बस इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे अपना प्राइम फोकस रखना है। मैं इसको कम और ज्यादा कैसे करूं? अब सोचो, वॉल्यूम मैंने ज्यादा ले लिया, मैं 5 किलो शुगर लेके आ जाऊं या मैं 1 किलो शुगर लेके आ जाऊं, मैंने क्या उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम या ज्यादा किया है? बताओ भाई, बोलो। नहीं किया है, नहीं किया है ना मैंने। तो वॉल्यूम का डायरेक्टली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट लाइक कॉम्पोजिशन, कि आप कार्बन लेकर आए थे, आपने CO2 बना दिया, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप कार्बन को सॉलिड से गैस तक लेकर जाओ, आप H2O को सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस तक लेके जाओ, कीपिंग दैट कॉम्पोजिशन सेम, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बट अगर आपने कॉम्पोजिशन ही चेंज कर दिया तो इसका मतलब तो आपने पूरा खेला कर दिया, आपने एक रिएक्शन ही परफॉर्म कर दी है। और रिएक्शन जब हो गई है तो प्रोडक्ट भी कुछ और बना होगा, उसको मैं स्टेट चेंज में नहीं ले सकता हूं, क्योंकि स्टेट चेंज के अंदर आपको याद रखना है जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगा बेटा, वो चेंज नहीं हो सकता है। अब ठीक है, अब समझ में आया सभी को? क्या बेटा?
सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट क्यों होता है? क्रिएट क्यों होता है? देखो अब देखो, जैसे पार्टिकल जितने भी है ना इस दुनिया में, सब क्या चाहते हैं बेटा, सोच के देखो, सब साथ साथ रहना चाहते हैं। तुझे मैं कहीं अकेली जगह पे भेज दूं, तू सबसे पहले क्या कोशिश करेगा बता? अगर मैं तुझे किसी नई जगह पे बिल्कुल भेज दूं तो सबसे पहले कोशिश करेगा मैं मित्र बनाऊं, थोड़े से एक दो लोग बनाऊं जिनसे बातचीत कर सकूं, जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग हो सके, जिनके साथ मैं थोड़ा मतलब अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज कर सकूं। क्योंकि अकेलेपन में इंसान बहुत पागल हो जाता है, वो इधर उधर भागता रहता है, अरे किसके साथ बॉन्ड बनाऊं, किसके साथ बॉन्ड बनाऊं। क्योंकि हर दुनिया में हर एक चीज यही चाहती है कि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करे, स्टेबलाइज करे। तो जैसे हम इंसान करते हैं कि अगर कहीं नई जगह जाते हैं, हम कोशिश करते हैं दो चार लोगों से बात करें, दो चार क्लासमेट से बात करें, ताकि हमारे जैसे कुछ लोग हमें मिल जाएं। जब वो मिल जाते हैं तो हमारी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी हो जाती है, और जब बॉन्डिंग हो जाती है तब हमारी एनर्जी लोअर डाउन हो जाती है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बस उसी वजह से डेवलप होता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती है। आपको पता है ना, एटम जो है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो स्टेबल नहीं है इतनी ज्यादा। वो हमेशा इधर उधर ढूंढती रहेगी कि उसको किसी भी तरीके का कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसके साथ वो बॉन्ड बना ले और वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाए। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके अलग अलग तरीके के अलग अलग यूनिट्स में लगते हैं। इट मे बी इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मे बी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मे बी वंडरवॉल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो अलग अलग टाइप के होंगे, बट मेन पर्पस क्या है इस बॉन्ड फॉर्मेशन का? ताकि वो खुद को स्टेबलाइज कर सके। अब अगर वाटर का एक पार्टिकल लूंगा तो वो पागल होता रहेगा, बार बार इधर उधर घूमेगा, क्योंकि उसको स्टेबल होना है कैसे भी। बट ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स को मैंने ले लिया और एक पूरी कम्युनिटी बना दी, वाटर बन गया या आइस बन गई या वाटर वेपर्स बन गई, वो स्लाइटली थोड़ी सी स्टेबल हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब समझ में आया स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, यस सर। डन है। अरे डाउट था, हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ। आपने जब चेंज ऑफ वॉल्यूम बोला तब आपने बेसिकली सराउंडिंग्स का वॉल्यूम बढ़ा दिया, हाई। लेकिन मैं अगर सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ाऊंगा हाँ हाँ, तो मतलब सबके ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा। वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे बढ़ाएगा ये बता, वॉल्यूम कैसे बढ़ाएगा? तूने सॉलिड, सोच, चौक ली थी तूने, एक चौक ली है तूने जिसका वॉल्यूम मान लेते हैं हम कितना रहा होगा, एक सेंटीमीटर क्यूब रहा होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब वही चौक जो है तूने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया 5 सेंटीमीटर क्यूब। बता कोई फर्क आया चौक के अंदर? नहीं मैं ठीक है मैं वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अब ठीक है, हाँ चलो। लेकिन लिक्विफाइड गैस में वो प्रेशर ही तो है बेटा, लिक्विफाइड गैस का मतलब तू प्रेशर ही तो अप्लाई कर रहा है। प्रेशर हटा दे फिर तो सब गैस ही गैस है, धुआं धुआं है सब कुछ। ठीक है, वो एप्लीकेशन तो प्रेशर की है ना। जो तुम्हारे घर पे ये एलपीजी वगैरह आती है या जो सीएनजी वगैरह हम देखते हैं, ये सारी की सारी गैस को कंप्रेस ही तो किया गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर हटा देगा तो गैस पार्टिकल तो कभी साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो वो प्रेशर का इफेक्ट है। ठीक है, यस सर। चलो जी, ठीक है। पहले क्वेश्चन की हमने बात कर ली है, अब जरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बेसिक सा है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कॉन्स्टेंटली मूविंग, रिपेल्ड बाय ईच अदर एंड टाइटली पैक्ड। कौन सा होना चाहिए आंसर? एक बार हैंड रेस कर देना, फिर मैं पूछूंगा, कोई ऐसे मत बताना। चलो जी, राघव चावला सर ए एंड बी होगा। कह रहे हैं ए एंड बी होगा, पक्का है बेटा? यस सर। ठीक है भाई, अक्षत से पूछ लेते हैं। अक्षत, सर ए एंड बी होगा सर। ए एंड बी ही होगा। ठीक है भाई। अर्नव, सर ए एंड बी होगा सर। ए एंड बी होगा। ठीक है, यहां पे त्रयंबक मुझे बोल रहे हैं ऑल ऑफ दी अबव, चैट में लिखा है उन्होंने। ठीक है, कनक, ए एंड बी। हर्षिल, ए एंड बी है। सभी लोग कह रहे हैं ए एंड बी है। बात भी बिल्कुल सही है, मैं मान लेता हूं तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ए एंड बी होना चाहिए। ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल नहीं होगा, सॉलिड में क्योंकि देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहली बात तो टाइटली पैक्ड की केवल एक ही कंडीशन है जो केवल और केवल सॉलिड होती है, जो अभी मुझे किसी ने बताया था कि सॉलिड के केस में ही सर ये केवल कंडीशन फॉलो हो सकती है। यहां हम बात करें मैटर, मैटर के पार्टिकल्स कैसे भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी हो सकता है। तो वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, कम ज्यादा हो सकता है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि वो टाइटली पैक्ड रहेंगे। तो ये तो हट गया पहले ही।
और सेम तरीके से रिपेल्ड बाय ईच अदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर पार्टिकल में दूसरे पार्टिकल के साथ कोई ना कोई अट्रैक्शन का फोर्स जरूर रहता है, रिपेल वो नहीं करते हैं इतनी आसानी से। तो ये बात भी बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, सर सॉलिड के पार्टिकल मूव करते हैं। हाँ बेटा, वाइब्रेट करते हैं, वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं वो, बस सॉलिड पर डिफ्यूजन होती है बहुत कम लेवल पे। जितना गैप होगा उस हिसाब से करेगा। जैसे आपने देखा होगा अलॉय वगैरह की जब फॉर्मेशन होती है, या आपने कभी सुना हो, जैसे आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी बन रही है बेसिकली हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने के लिए, जितने भी आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना उनके अंदर स्टोर करने के लिए, तो वो गैसेज अंदर डिफ्यूज होके जाती हैं बेसिकली। तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप मिल जाता है, वहां से वो जगह बना लेती हैं। ऑल्दो जो गैसेज हैं आपकी उनके करस्पॉन्डिंग तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि गैसेज में तो वास्ट स्पेस है आपके पास जहां वो मूव कर सकते हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, हाँ जी, और कोई? पार्टिकल तो रिपेल करते हैं ना, क्या बेटा? चार्ज्ड पार्टिकल तो रिपेल करते हैं जो अपोजिट होते तो हर मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं क्या? नहीं होते ना, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन हो गई, जैसे ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि नहीं? हम तो ओवरऑल मैटर की बात कर रहे हैं। डन है? ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन। Which of the following factors are responsible for change in the state of solid carbon dioxide when kept exposed to air? बताओ, हैंड रेस करना फटाफट से ताकि मुझे पता पड़ पाए। पूछा है which of the following factors are responsible for change in state of solid carbon dioxide when kept exposed to air? धैर्य धैर्य धैर्य। आपकी स्क्रीन से मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है सर, दिख रही है सर। सागर सागर बता भाई, सागर राज यस सर। बताओ क्या होगा आंसर? मतलब जब हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग एयर की कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तो वो मतलब एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर को अपने अंदर लेगा, ओके इसके कारण वो मेल्ट हो जाएगा ओके, और प्रेशर भी डिक्रीज हो गया, पहले उसका प्रेशर ज्यादा था। ठीक है, तो मतलब आंसर क्या क्या होना चाहिए? आंसर बी एंड डी। डन है? सबको ये तो पता है कि जो आपके पास सॉलिड CO2 है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, गैसियस CO2 में। सब्लिमेशन होता है, ये लिक्विड में नहीं जाती है। ये आगे चल के आपको पता भी चलेगा, एक फेज डायग्राम आता है जिससे पता चलता है कि CO2 जो है वो लिक्विड में क्यों नहीं जाती है। इसका भी राज बताऊंगा, बड़ा अच्छा आता है जब फेज डायग्राम की बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली हमको पता है कि सॉलिड CO2 जो है वो कन्वर्ट होती है गैसियस CO2 में। अब सोच के देखो इतना सा बात कि आपको किसी भी चीज को सॉलिड को कन्वर्ट करना है गैस में, आप क्या करोगे, यहां पर टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर दो, डेफिनेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर, या फिर आप इस केस में प्रेशर को डिक्रीज कर दो तो वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, क्योंकि उसके पास दो ही चांसेस हैं, या तो वो सॉलिड में रह सकता है या वो गैस में। तो आप जो आपने अभी तो बताया था कि किसकी वजह से स्टेट चेंज हो सकती है, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर ही आए थे। प्रेशर को आप डिक्रीज कर दोगे तो गैस के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि गैस को कम प्रेशर ही चाहिए होता है। आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो है वो सारा का सारा टूट जाएगा और एक कन्वर्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी एज वेल एज ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात सभी को क्लियर है? जल्दी बताओ, यस सर। कोई डाउट समस्या परेशानी तो नहीं है? नो सर। ठीक है, नो सर। चलो जी, अब जितना मुझे समझ में आया, आपको बेसिक आइडिया सारा का सारा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में मैं पूछ ही लेता हूं, फिर अब कैलकुलेशन भी कर ही लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, एन एवरेज एडल्ट हैज 5.2 लीटर ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मीटर क्यूब इज। सिंपल यूनिट कन्वर्जन का खेल है ये, बताओ क्या होना चाहिए? बी
अबे हैंड रेज कर दो, ऐसे मत बोलो। यतिन माइक ऑन कर ले बेटा। सर बी। बी कह रहे हैं, बी। सर बी ऑप्शन। बी सभी लोग ये कह रहे हैं, यस सर। यस सर। यस सर। पक्का है, डन है? यस सर। बिल्कुल ही आसान था ये तो। देखो वॉल्यूम में आप याद रख करके चल लेना कि वॉल्यूम की जब कन्वर्जन की बात करते हैं, नोट भी कर लेना, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये क्या हो जाता है आपका 1 मीटर क्यूब। आपको पता है यूनिट तो बहुत सारी हैं, यहाँ पे वॉल्यूम की यूनिट बहुत सारी होती हैं। मीटर क्यूब होती है, डेसीमीटर क्यूब होती है, लीटर होती है, ml होती है, mm क्यूब होती है, बहुत सारी यूनिट होती हैं। 1 मीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। That is always equal to 10⁻³ liter. That will be equal to 10⁻⁶ centimeter cube. That will be equal to 10⁻⁶ ml. That will be equal to 10⁹ millimeter cube. ये कन्वर्जन आप याद रख लेना। अब क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी आपकी सेम है बेटा, ये दोनों आपकी सेम है, इनसे क्या पता चल रहा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 लीटर। डन है? और क्योंकि यहां पे आपको ये दोनों क्वांटिटी सेम दिख रही हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 ml। चलेगा? अरे बताओ। यस यस सर। सर। जिसको नहीं आया था इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ लो, देखो बड़ा ही आसान सा है। उसने क्या बोला है, 5.2 लीटर है। हमको पता है कि 1 लीटर या फिर 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, 5.2 लीटर। कितना हो जाएगा, 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर क्यूब। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। आंसर आ गया बी। यस सर। क्या हम आगे बढ़े? नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है भाई, चलो जी। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर गिव अ रीडिंग दैट इज ट्वाइस ऑन द सेल्सियस थर्मोमीटर। हैंड रेस करना जिस जिसको पता है आंसर। रौनक झा, रौनक झा। सर मैंने पिछली बार ही। अरे भाई सर इसका नहीं पता। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, करो सॉल्व करो। विनायक गुप्ता, गुप्ता जी आपका हैंड रेज हो रखा था, अरे गायब हो गए। अरे गुप्ता जी कहाँ गए? सर सॉल्व कर रहे हैं सर, 1 मिनट सर। ठीक है ठीक है। सर 160 डिग्री सेल्सियस। 160 डिग्री। ठीक है भाई सबका यही आ रहा है। 160 डिग्री। मेरा 160 डिग्री रहा है। देखो जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं, आपको पता है यहाँ 3 स्केल हैं आपके पास, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। याद रख लेना एब्सोल्यूट स्केल यही है, एब्सोल्यूट यही है। ठीक है, हमारे लिए केमिस्ट्री में सबसे काम की बात यही है, बाकी सारे फर्जी हैं। आधे हम इंडिया में यूज करते हैं, यूएस वाले यूज नहीं करते हैं, यूएस में कुछ यूज होता है हम यूज नहीं करते हैं। केल्विन कहीं भी चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में चले जाओ, एलियंस भी यूज कर रहे होंगे,
ठीक है, ये एब्सोल्यूट यूनिट है आपकी टेम्परेचर की। इसलिए आप देखो आगे चल के आपके पास जितने भी लॉ आएंगे ना, उन सब में टेम्परेचर की जब भी चर्चा होगी ना, वो बात होगी केवल केल्विन के टर्म में, कोई भी बात नहीं करेगा डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि हमारी कंट्रीज में डिग्री सेल्सियस चलता है। जबकि आप चले जाओ यूएस, यूरोप वगैरह, वो कभी डिग्री सेल्सियस में बात नहीं करते हैं, वो फ़ारेनहाइट में बात करते हैं। तो बेटर है एक ऐसा यूनिट बनाई गई है जिसके थ्रू आप सारा काम कर सकते हो, दैट इज केल्विन। तो यहीं से सारा काम होता है। अब तीनों के लिए कन्वर्जन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लेना, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100, दैट विल बी इक्वल टू केल्विन माइनस 273। पूरा नहीं ले रहे हैं हम लोग, 273.16 होता है। ऑल दो अगर वैसी डायरेक्ट कैलकुलेशन आएगी बहुत एक्यूरेट वाली तब हम यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसको यूज कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। ये आप यूज कर सकते हो, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। क्यों मैंने ये फॉर्मूला बताया, क्योंकि हमारे पास केल्विन और सेल्सियस का तो है, हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तो है, पर हमारे पास केल्विन और फ़ारेनहाइट का नहीं था। तो मैंने आपको इस फॉर्मूले से बता दिया है कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ गया फ़ारेनहाइट में दे रखा है और आपको केल्विन में निकालना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डन है? अरे बोलो। वरना क्या करते, वरना तुम करते पहले फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर दे डिग्री सेल्सियस में, फिर उसकी कैलकुलेशन करते केल्विन के साथ, तो एक स्टेप आपका ज्यादा हो जाता। इस फॉर्मूले को याद रखो, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, ओके सर। डिग्री सेल्सियस माइनस के बाद 0 है। हाँ बेटा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में मतलब जब केल्विन के साथ रिलेशन निकालते हैं ना, तो कुछ चेंज नहीं करते हैं ना, 273 माइनस करते हैं। तो मैंने केवल एक फॉर्मूला बनाने के लिए -0 लगा दिया, ताकि ये अकेला महसूस ना करे, लेफ्ट आउट महसूस ना करे। ठीक है, चलो जी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है और फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है। उसने बोला है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर गिव अ रीडिंग दैट इज ट्वाइस ऑन द डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर। तो डिग्री सेल्सियस की जो भी वैल्यू है, फ़ारेनहाइट जो है उसका ट्वाइस दिखाएगा, बेसिकली यही कह रहा है। मान लिया इसका अमाउंट मैंने मान लिया x डिग्री टेम्परेचर था इसका, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन 100, दैट विल बी इक्वल टू फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 2x माइनस 32 अपॉन 180। अरे बोलो, इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 उड़ा दिया आपने, ये हो गया आपका 18x विल बी इक्वल टू 20x माइनस 320, यहां से 2x विल बी इक्वल टू -2x विल बी इक्वल टू -320, x विल बी इक्वल टू 160। डन है, आंसर आ गया आपका। एक पहले क्वेश्चन आया करता था, बड़ा हलवा सा क्वेश्चन हुआ करता था कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम टेम्परेचर दिखाएं। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, है ना, याद होगा, याद होगा। हाँ, वो हलवा क्वेश्चन था बिल्कुल, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं कन्वर्जन में। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़े क्या हम? अच्छा, अर्नव कह रहे हैं सर 0 कैंसिल नहीं हो सकता है क्या? अरे 0 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो बस ऐसा एकांत महसूस ना करे, क्योंकि यहां पे भी कुछ माइनस हो रहा है, यहां पे भी कुछ माइनस हो रहा है, बस उसके लिए लगा दिया था। ठीक है अर्नव, बिल्कुल टेंशन नहीं ले, तो हटा दे 0 को, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज दैट ऑफ। लार्जेस्ट वॉल्यूम बताना है, इन चारों में से किसका होगा, बोलो। ए। कर ले बेटा, सही से कर ले, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, धैर्य सिन्हा, धैर्य सिन्हा। हाँ भाई, क्या आंसर है? सर डी होगा सर इसका आंसर। कह रहे हैं डी, डी होगा। सर डी होगा। यस सर, डी। हर्षिल क्या कह रहा है? सर डी होगा। डी होगा, इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है भाई। राघव चावला जी, कुछ कह दो तुम भी। डी तो मेरे को नहीं लग रहा था, सी लग रहा है। ठीक है, कह रहे सी लग रहा है सर, हैं सर, मैं जय माता दी किया था, ऐसे ही आ रहा था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जय माता दी लेट्स रॉक, यही आ रहा था सर, हैं।
चलो जी, देखो आपको जब भी वॉल्यूम की बात करें, या तो वॉल्यूम गिवन हो डायरेक्टली, या तो वॉल्यूम गिवन हो, ये हो सकता है, या फिर दूसरा आप वॉल्यूम कैलकुलेट करो, यही हो सकता है ना, तभी तो आप पता लगाओगे। आपको एक फॉर्मूला पता होगा किसका, डेंसिटी का, मास बाय वॉल्यूम। यही होता है। तो मैं वॉल्यूम को क्या बोल सकता हूं, यहां से वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, जल्दी बताओ, आ जाओ फिर। पहले केस में देखो भाई, पहले केस में देखो 445 ग्राम पानी है बेटा, पानी की तो डेंसिटी पता है एक ही होती है, तो जितना ग्राम है उतना ही वॉल्यूम, कितना आ गया बेटा 445 ml आ गया। दूसरा 600 ग्राम क्लोरोफॉर्म दे रखा है 20 डिग्री पर, जिसकी डेंसिटी दे रखी है, यहां से वॉल्यूम निकाल लो, वेट दे रखा है 600 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 15, बेटा कितना आ गया, जल्दी बताओ, 40 ml। इसमें टेम्परेचर क्यों दिया होता है? एक स्पेसिफिक देखो, डेंसिटी जो होती है आपको पता है ना, चेंज हो जाती है, वाटर की भी तो डेंसिटी चेंज होती है, आप आइस में ले जाओ डेंसिटी कम हो जाएगी, आप पानी में ले आओ डेंसिटी बढ़ जाएगी, अरे बोलो, ये तो पता होगा ना, तो डेंसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है भाई। ठीक है, तो यहां वॉल्यूम कितना है बेटा, 40 ml आया केवल, यहां कितना आया था 445, क्या यहां पर वॉल्यूम गिवन है डायरेक्टली, कितना दे रखा है बेटा 155 ml दे रखा है, यूनिट तो सेम लेनी पड़ेगी ना सबकी, सेंटीमीटर क्यूब मैंने बताया था ml होता है बेटा, और लास्ट आ जाओ 0.5 लीटर, मतलब अरे 500 ml है, कौन सा सबसे ज्यादा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। देखा, दूध में है सबसे ज्यादा शक्ति, यही जीता है, ठीक है, डन, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, चलो जी, ठीक है भाई, कुछ ऐसे ही, वो लिखवाई थी क्या बेटा, क्या लिखवाई थी, सर, आपने जो लिखवाया था कन्वर्जन का, उतना याद कर लेंगे तो बन जाएंगे ना। हाँ हाँ बनेंगे बिल्कुल, अरे एकदम धुआंधार बनेंगे, उसके अलावा नहीं आता है, ठीक है। ओके। चलो जी, फिर अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो आज के लिए कुछ भी नहीं है, आज मैं केवल जानना चाह रहा था कि हमें कहां से स्टार्ट करना है, और अब मुझे समझ में आ गई है कि हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कल एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा मैटर के बारे में, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई होगी तो वो पार्ट वहां से क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज हम डायरेक्टली अब जंप करेंगे किसके ऊपर, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, वहां से हम समझना शुरू करेंगे। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, क्या तुम लोगों को केमिकल फॉर्मूले निकालने आते हैं, यस सर। डन है ना, पक्की बात है, पक्की बात है, झूठ मत बोलना ऐसे, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, ऐसा करते हैं, कल की पहली क्लास में जब हम शुरुआत के 5-10 मिनट होंगे, उसमें मैं कुछ केमिकल फॉर्मूले आपसे लिखवाऊंगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको वो पता है या नहीं पता है। देखो केमिस्ट्री का सारा काम होता है केमिकल फॉर्मूले से ही स्टार्ट, अगर उसमें थोड़ी गड़बड़ है तो आपको आगे चल के केमिकल समझ आना ही बंद हो जाएंगे, तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट ही वही है, कल हम वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको थोड़े कॉन्सेप्ट मोल के बताऊंगा, जिससे आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल हलवा लगने लग जाएंगे, और आपका ये जो केमिस्ट्री का फियर है धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, आप मान के चलो एक हफ्ता आपको थोड़ा अभी देना पड़ेगा इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स ऐसे हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट आगे चल के पढ़ने वाली है, बट एक बार ये मामला क्लियर हो गया फिर तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए मैं एक काम कर देता हूं, आपको 5-10 क्वेश्चन और इसके अंदर डाल देता हूं, जैसे हमने आज अभी बात की है, आज जो प्रैक्टिस की है, आप थोड़े वो क्वेश्चन करके देख लेना, और फिर उनको कल करके ले आना, और मुझे बता देना कोई डाउट आए तो, ठीक है। चलो जी, हाँ भाई, कोई डाउट तो नहीं है किसी का, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो मुझे बताओ। सर एक चीज पूछनी थी हाँ कि जी। जैसे जो इस बैच में सर जैसे जो टेस्ट होंगे सर, उस टेस्ट के बेसिस पे मतलब किसी स्टूडेंट को मतलब रिमूव या ऐसे कुछ है? ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना जो
मतलब पोजीशन है, अपना जो औहदा है वो बनाते हुए चलना है, उसमें कभी पीछे नहीं होना है। अगर कोई हो भी जाता है तो उसके लिए हम लोग हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे कि बैच वैसा ही के वैसा मेंटेन रहे, क्योंकि हम चाहते हैं आप सभी लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके सारे ओलंपियाड्स जो अच्छे अच्छे हैं या जो भी आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो आप निकालो। देखो मेरा पर्सनल यही है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों की ग्रोथ से मतलब है, ठीक है। मैं चाहता हूं आपको एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचाना, ताकि आप एग्जाम दे के कहो अरे सर ये तो ईजी था, बिल्कुल धुआं धुआं कर दिए, ठीक है। तो मैं बस वो चाहता हूं आप लोग मेहनत करते हुए चलो, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसमें आपको ऐसा लगे कि बैच से रिमूवल या ऐसा कोई केस है, ठीक है। बहुत सोच समझ के, आप खुद सोच के देखो, बहुत सोच समझ के बैच बनाया गया है और बहुत ढूंढ ढूंढ के लाए गए हो आप लोग। तो ये आपको पता है कि आपका ये जो ऑरा है ये वैसे ही मेंटेन रहना चाहिए, और आप, मुझे पता है आप लोग रहोगे बिल्कुल वैसे ही रखोगे, मेहनत पूरी करोगे, तो फिक्र मत करो इस चीज की, ठीक है। तो हम लोग को केमिस्ट्री में 10th में कौन कौन से मतलब कितने परसेंट 11th 12th स्कोर? हाँ ये मैं बता देता हूं, देखो 11th क्लास में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 11th में वैसे जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें पुरानी बुक के हिसाब से हुए करते थे चैप्टर 13, कुछ रिमूव हो गए थे तो वो चैप्टर 9-10 के आसपास बचे हुए थे, ठीक है। उस 9-10 चैप्टर में से करीब करीब 7 चैप्टर जो हैं हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आने वाले दौर में, मतलब आने वाले क्लासेस में, ठीक है। 3 4 5 6 महीने में हम वो 7 चैप्टर कम से कम मैं आपको बता के चल रहा हूं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आपका 11th का बहुत सारा काम जो है ना वो निपट जाएगा यहाँ से, ठीक है। सर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे? देखो अब पूरे चैप्टर में ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल 11th में ही बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, अभी 10th में या फिर ओलंपियाड में उसकी इतनी रेलेवेंस नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 9th क्लास में, याद है सभी को। अब उसमें आपने मॉडल कौन कौन से पढ़े थे, थॉमसन का वही लल्ला सा मॉडल था, फिर रदरफोर्ड का आ गया था, फिर बोहर की 2-4 बातें आपने पढ़ ली थी और इसके बाद मामला खत्म हो गया था। अब यहां पर जो है हमारे पास बोर तो बहुत पीछे चले गए, फिर कहानी आती है अलग अलग साइंटिस्ट की जिन्होंने काम किया था। ओपेनहाइमर किसी ने कभी देखी हो मूवी, उसके अंदर शायद उनको पता होगा कि उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, हाइजेनबर्ग आए थे, डिब्रॉय आए थे और आपके श्रोइंगर आए थे जिन्होंने ये काम किया था। तो उनकी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी भी आती है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं खासकर 11th क्लास में। तो अभी शायद उसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका रेलेवेंस आपको उतना समझ में नहीं आएगा, 11th क्लास में उसका ज्यादा रेलेवेंस आता है, तो तब हम क्वांटम की बात करेंगे। बट बाकी उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्वांटम नंबर्स हो गए आपके, इवन आपका डिब्रॉय की हाइपोथेसिस हो गई, वो सारी चर्चा हम यही कर लेंगे क्योंकि उसकी रेलेवेंस है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, केमिकल इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है केमिस्ट्री में, हाँ तो वो कैसे ठीक करूँ? ठीक है। अगर केमिकल इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है तो 3-4 दिन बाद, बस 3-4 दिन बाद ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा पूछियो और फिर बताइयो कि तेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि केमिकल इक्वेशन बन कैसे रही है, ठीक है, चलेगा। तो उसमें सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन रखना है या उसको मतलब स्केलेटल फॉर्म में? एक बार दोबारा बता दे मयंक, मैं तेरा क्वेश्चन सुन नहीं पाया था बीच में। जैसे जैसे इक्वेशन है 2H2 plus O2 equal to H2O, तो सर H2 plus O2 equal H2O रखना है कि 2H2 plus O2 equal to H2O? तो मींस चैप्टर 1 में बहुत सारी इक्वेशन। हाँ पहली बात ये कुछ भी रटना नहीं है, पहली बात ये कुछ भी रटना नहीं है, इसको बिल्कुल परसेप्शन को गायब कर दो कि मुझे किसी केमिकल रिएक्शन को रटने की जरूरत पड़ेगी। तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी चीज कंबाइन करके बना सकती है और कौन कौन सी चीज स्प्लिट अप हो सकती है। डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन ये दो रिएक्शंस होती हैं, अगर इनके बारे में तुम्हें समझ में आ गया तो ये जो तू बोल रहा है ना H2 और O2 को मिला के H2O बनाऊं या H2O से H2 और O2 बनाऊं, ये तेरे को अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, मैं वही बोल रहा हूँ 3-4 दिन दो के एटलीस्ट, ताकि तुमको वो रिदम समझ में आ जाए, तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री का था, बेसिक क्रक्स जो है जिसकी जरूरत है हमें, वो सारा समझ में आ जाए। उसके बाद तुम खेल कहोगे अरे ये तो बड़ा आसान है सर, मैं सारी रिएक्शन बना सकता हूँ। 3-4 दिन मैं मांग रहा हूँ कम से कम, ताकि तुमको ये पूरा फ्लो समझ में आए कि ये रिएक्शन चलती कहां से हैं, ठीक है। सर अभी मेरा काम चल रहा है सर और मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ इसी के कारण। बेटा क्या चल रहा है आपका? एग्जाम चल रहा है सर। अच्छा एग्जाम चल रहे हैं, कब तक है बेटा आपके? एग्जाम सर ये पूरा हफ्ता है, मंडे को खत्म होगा, अगले मंडे। अगले मंडे है, हाँ अगले मंडे को एग्जाम खत्म होगा। मेरा भी सर मंडे एग्जाम है। अच्छा मंडे तक एग्जाम है। मेरा कल अगले वीक से एग्जाम है, हर मंडे है। सर मेरे 1 अगस्त से शुरू होगा।
अच्छा 1 अगस्त से हैं। देखो एक काम कर लो, जिनके जिनके एग्जाम अभी चल रहे हैं, देखो उनको तो मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, डेफिनेटली स्कूल के एग्जाम को भी करना जरूरी है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो आप ज्यादा फोकस करना उधर, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा काम चल जाएगा, मतलब इधर उधर करके भी हो जाएगा एडजस्ट, तो मैं कह रहा हूं लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि आने वाले 3-4 लेक्चर जो है ना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके सारे बेसिक्स जो हैं उनको क्लियर करेंगे, आपको समझाएंगे कि हर एक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केमिस्ट्री का, फिजिक्स इवन मैथमेटिक्स, वो आपको समझाएंगे कि मेन पार्ट क्या है, जहां से कहानी सारी शुरू होती है। और ये जो 9-10th का ये जो रट्टाफिकेशन मेथड है ना, ये सारा बिल्कुल एकदम साइड में पैक करके रख दो, बिल्कुल इसकी हमको जरूरत नहीं है। एकदम नए फ्रेश दिमाग के साथ आओ और समझो कि बात क्या कर रहे हैं। तो जिनके एग्जाम है और आपको लगता है थोड़ा बहुत मैनेज हो सकता है, वो क्लास मिस मत करना। अगर फिर भी समहाउ अगले दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आप कोशिश करना कि वो पेपर खत्म करने के बाद आप रिकॉर्डेड सेक्शन को जरूर देख लो। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले 3-4 दिन बहुत क्रूशियल हैं, इससे ही क्लास का एक फ्लो डिसाइड हो पाएगा, इससे आपके जितनी भी समस्याएं हैं केमिस्ट्री को लेकर या इवन फिजिक्स को लेकर या मैथमेटिक्स को जिसको भी लेकर हैं, वो आपके परसेप्शन चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो बस उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अगर किसी के एग्जाम है और कोई दिक्कत भी आ रही है, आप मुझसे पर्सनली भी पूछ लेना, मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी को एग्जाम में अभी फोकस करना है कर लो, बट आपको पता ही एडजस्ट कैसे करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए, मैं अवेलेबल हूं, मुझे बता देना, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सारी चीजें दोबारा से क्लियर कर सकूं। ये सभी को मैं बोल रहा हूं, आप किसी भी मूवमेंट में ऐसा मत सोचना कि हमारी कोई समस्या निकल गई तो वो निकल गई। मैं अवेलेबल हूं, बाकी पूरी टीम अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जब बोलोगे सारी चीजें आपको प्रोवाइडेड होंगी। हम बस ये चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमारा केवल इतना सा ही मोटिव है, और वो मोटिव एंड तक रहेगा जब तक आपके एग्जाम हो नहीं जाते। और मैं आपको बता रहा हूं, आज का नहीं बता रहा हूं या इस अगले साल का नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं फाइनल। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं कितना लंबा सोच के चल रहा हूं, 3 साल का मैं टारगेट लेके चल रहा हूं, कि जब आप 12th से निकल के जाओगे, जब आप फाइनल एग्जाम जब दोगे अपना एडवांस वाला, मैं वहां तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहां तक मैं पूरा जुड़ा रहूंगा तुम लोगों से, कोई भी समस्या आ जाए, और पूरी टीम जुड़ी रहेगी, कोई भी समस्या आ जाए आप बेझिझक बताओ, और उस समस्या का निवारण हम कोशिश करेंगे आपको दे सकें। और कोई भी ऐसी चीज जहां पर आपको लगता है कि आप रुक जा रहे हो या ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो पा रही है, आप एक बार नहीं 50 बार पूछो, बिल्कुल अवेलेबल हैं आपको सारी चीज क्लियर करने के लिए, क्योंकि हमारा प्राइम फोकस थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। तो बस वही दिमाग में लेके चलना है। नहीं हो पाता है। आएगा बेटा धीरे धीरे। प्रियाशी, ऐसा है कि आपने अभी देखो 9-10th के बच्चे जब हैं, तब हमारे पास सिलेबस का उतना लोड नहीं है, जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो मोड चेंज हो जाता है। अब जब आपने आज ठान लिया है कि अब पहली क्लास हो गई है, तो अब ये धीरे धीरे करके हम चीज़ें इंकॉर्पोरेट करेंगे और आपको समझाएंगे कि टाइम को मैनेज भी कैसे करना है। वो स्किल हम आपकी अभी 10th में ही डेवलप करवा देंगे, ताकि आपको आगे चल के वो कोई भी इशू क्रिएट ना हो, ठीक है। बट पहले दिन अब ये सब बता देना बहुत भारी भरकम हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको आने वाले क्लासेस में धीरे धीरे इंकॉर्पोरेट करूं, ठीक है। अभी से अगर हम प्रिपरेशन करें तो जेईई एडवांस में आएगा अरे ना? अरे आएगा, बिल्कुल आएगा, लाना है, ठीक है। अब ये मत सोचो कि आ जाएगा क्या सर, सर हम ऐसा सोच रहे हैं क्या ये हो पाएगा, अरे ये मुमकिन करना है भाई, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। तुम ये मान के चल लो कि तुम्हें प्रिपरेशन उस लेवल पे करनी है, ताकि हमें वो अपना प्राइम एम जो है उसको वही मान के चलो कि मुझे वो करना ही करना है, ठीक है। चलो जी। सर सर ये क्लास कर देंगे, आज नॉर्मल क्लास छोड़ देंगे तो कुछ अरे कुछ नहीं है, यही करो, यही करो, सब कुछ यही होगा, सब कुछ यही होगा, और जो आप पढ़ रहे हो उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा फोकस यहाँ पे बना के रखो, आपको आने वाले 1-2 हफ्ते में पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या चमक रहा है, बिल्कुल ठीक है। अलग से आपको सारी चीजें शाइन होती हुई नजर आएंगी, अलग से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते शुरू हो जाएंगे, और 10th की क्लास तो आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। ओके सर थैंक तो यू। मॉड्यूल कब तक अपलोड होगा? मॉड्यूल मैं कोशिश करता हूं, अभी जैसी क्लास खत्म होगी एक बार इसके बाद मैं पूछ लेता हूं कितना टाइम लगेगा। आज कोशिश करूंगा आज हो जाए, नहीं होता है तो कल तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। सर ओलंपियाड बैचेस के एक्सेस के मतलब कैसे हैं? आप बता दें। अच्छा एक एक ये बिल्कुल सही बात कही है आपने। देखो जो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, आप ऐसा करना आज पूरा सोच लो कौन कौन से ओलंपियाड की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसा भी हो कल एक बार मुझे बता देना कि किस किस ओलंपियाड के बैच का आपको एक्सेस चाहिए, ताकि वो मैं एक्सेस आपको प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। आज का आप टाइम ले लो, सोच लो। सर आप कौन से प्रेफर करेंगे सर?
जो जेई के प्रिंट के साथ दोनों मैनेज हो पाए ऐसा। देखो सिलेबस मोर और लेस इज सेम, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि वहां कुछ अलग से उठ के आता है और यहाँ आपको कुछ अलग खिचड़ी पकानी है, सब कुछ सेम है। जेई की प्रिपरेशन को ऐसा मान के चलो कि अगर आप अभी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ताकि आप आगे चल के जेई की प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल सके। तो मैं जरूर इंकरेज करूंगा सभी को कि जो आपके नेशनल लेवल के ओलंपियाड्स हैं, जो आपके इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड्स हैं, इवन सब्जेक्ट वाइज भी ले लो, जूनियर साइंस का हो गया, आपका केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया, एंड इवन फिजिक्स का हो गया, उनकी आप प्रिपरेशन करते हुए चलो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सर आप एक बार ओलंपियाड्स के मतलब नेम वगैरह बताओ तो रजिस्ट्रेशन हमारे स्कूल्स में इतना कुछ पता है नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि आज सारा एक बार केटर करके कल की क्लास में आपको सारा सब कुछ बता दूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए डेट के हिसाब से सब कुछ, वेबसाइट कौन सी है, कहां से आपको देखना है, और कौन कौन से ओलंपियाड्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, वो सारा करके मैं आपको कल बता दूंगा। चलेगा? चलो जी, ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। आशा करता हूं आपको आज का सेशन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। बस यही मोमेंटम बनाते हुए चलेंगे और आगे हम लोग ग्रो करते चलेंगे बड़ी तरीके से। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। अंटिल देन, बाय एवरीवन।